अध्याय 121 एक आदमी एक है। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। जियाओ लो के ब्लेड के साथ इस एकल टकराव के बाद गो जियांगहू अपने प्रतिद्वंद्वी के कौशल से गहराई से अवगत हो गए। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरह की भयानक विस्फोटक शक्ति इस गंदे शरीर के भीतर छिपी हुई थी। हालांकि जिस बात ने उन्हें थोड़ी राहत दी वह यह थी कि जियो लो का मैकेट टूट गया था। ब्लेडलेस जियाओ लो का सामना करते हुए उन्हें विश्वास था कि वह उन्हें टुकड़ों में हैक कर सकते हैं। जियाओ लो ने अपने हाथों में कटे हुए ब्लेड को देखते हुए भौहें सिकोड़ी। टूटा हुआ मैकेट एक ऐसे व्यक्ति की तरह था जिसने अपनी जान गंवा दी थी, जो आतंक के लिए अपनी पूर्व महिमा और क्षमता से वंचित था। यह कहीं भी समान लंबाई के खंजर जितना अच्छा नहीं था। इसे फेंक देना पड़ा। तुम छोटे बच्चे, मैं अब तुम्हारी जान ले लूंगा। गो जियांगहू एक भयावह मुस्कान के साथ जियाओ लो के पास पहुंचे, जो नोनोपल साइक्लोब्लेड को शानदार ढंग से संभाल रहे थे। जैसे ही इसकी 9 अंगूठियां झुकी, ब्लेड की तेज धार ऐसी लग रही थी जैसे यह हवा को अलग कर सकती है। जियाओ लो को हमलों से बचने के लिए मजबूर किया गया था। गो जियांगहू के आक्रमणों के बीच का अंतराल बहुत तंग था, जिससे उसे जमीन से हथियार उठाने का कोई मौका नहीं मिला। ब्लेड की डरावनी धार जियाओ लो के गले से कई बार कुछ दूरी पर घूमती है। यह उसकी श्वास नली के संपर्क में आने से केवल 1 या 2 इंच दूर था। बस उसे देखते हुए फेंग वुहेन और अन्य 4 गोलियों से पसीने से तरबतर थे। वे सांस लेने के लिए हांफने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। वाह वाह, स्वुश! गो जियांगहू के हमले और भी तेज हो गए। वह, जो अपने तेजी से ब्लेड स्विंग के लिए प्रसिद्ध था, अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। आखिरकार जियाओ लो उससे बच नहीं सका और बाह पर एक झटका लिया, जैसे कि उसे एक क्रूर जानवर के दांतों ने काट लिया हो। नोनोपल साइक्लोब्लेड ने जियाओ लो के मांस में एक खूनी घाव खोल दिया। अच्छा है, भाई हूँ, अब उसे खत्म करो। ड्रैगन गैंग के 70 या उससे अधिक शेष सदस्यों का मनोबल बढ़ाया गया क्योंकि उन्होंने गो जियांगहू पर जयकार की। गो जियांगहू ने शियाओ लो के खून को बेरहमी से चाटा, जिसने नोनोपल साइक्लोब्लेड को दाग दिया। जियाओ लो को घूरते हुए उन्होंने ठंड से कहा, यह कैसा लगता है? क्या मेरा नोनोपल साइक्लोब्लेड शक्तिशाली नहीं है? शियाओ लो ने अपनी बाह पर घाव की जांच की, फिर अपने प्रतिद्वंद्वी को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन थोड़ा सा भी पसीना नहीं आया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और केवल अपने दुश्मन को उदासीन देखा, क्योंकि एक मूक और घातक जानवर अपने शिकार का आनंद ले रहा था। जियाओ लो द्वारा इस तरह देखा जाना वास्तव में भयानक लग रहा है। एक शक्तिशाली दहाड़ के बाद गो जियांगहू के कदमों में बेतहाशा गड़गड़ाहट हुई। उसके माथे की रक्तवाहिकाएं उभरी क्योंकि उसने एक बार फिर जियाओ लो को पागल बैल की तरह चार्ज किया। नोनोपल साइक्लोब्लेड, जिसे वह अपने सिर के ऊपर पकड़े हुए था, भारी गति के साथ जियाओ लो की ओर गिरा। पपफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ब्लेड अद्वितीय तबाही से भरा हुआ था और यह एक भयानक चक्रवात को उकसाने में भी सक्षम था। मर जाओ! गो जियांगहू ने एक और गर्जने वाली दहाड़ छोड़ी। वह जियाओ लो के इसी पल मरने के लिए उत्सुक था। जियाओ लो ने एक भयानक मुस्कान में अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाया, अपनी दृष्टि केंद्रित की और अपने हाथों को ऊपर की ओर ताली बजाई। झंझनाना। पूरे आसपास एक सुस्त प्रभाव ध्वनि सुनी जा सकती थी। गो जियांगहू की आंखों की पुतलियां उभर आईं क्योंकि वह अविश्वास में अपने सामने घटनास्थल को देख रहे थे। उसके अंदर गहराई से अचानक एक आवाज आई। उसने अपने नंगे हाथों से ब्लेड पकड़ लिया। यह अविश्वसनीय और असंभव था। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इसी तरह बाकी सभी लोग सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर लेते थे और झटके से हिल जाते थे। चाहे वे ड्रैगन गैंग या फेंग वुहेन और उसके समूह से संबंधित हों, कमरे में सभी जबड़े गिर गए। नंगे हाथों से ब्लेड लेना? क्या वह आदमी भी इंसान था? आपका चाकू प्रभावशाली है, मैं इसे लेना चाहता हूँ, शियाओ लो ने कहा। इसे अपना पैर रखो। गो जियांगहू ने अपने हाथों से और भी अधिक ताकत लगाई, जिससे ब्लेड का किनारा जियाओ लो की खोपड़ी के करीब पहुंच गया। ठंड लगने के बाद
जियाओ लो ने अचानक अपनी हथेली से ब्लेड को ढीला कर दिया। उसी समय वह लुढ़क गया, तुरंत गो जियांगहू के बाईं ओर फिर से दिखाई दिया। फिर अपने बाएं पैर को धुरी के रूप में उपयोग करते हुए उन्होंने अपने दाहिने पैर को घुमाया और गो जियांगहू के पेट पर लोहे के चाबुक की तरह विलाप किया। बढ़ती हुई ताकत सुनामी की तरह बह गई। आह! गो जियांगहू का शरीर कांप रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर बह गया, चीख रहा था। नोनोपल साइक्लोब्लेड उसके हाथों से अलग हो गया। मौके का फायदा उठाते हुए शियाओ लो ने इसे छीन लिया और हवा में कई बार लहराया। चाहे इसके वजन या पकड़ के कारण ब्लेड सही लगा। जियाओ लो चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। यह वास्तव में एक अच्छा हथियार है। गो जियांगहू के पेट में दर्द हो रहा था। उसे लगा जैसे कोई पावर ड्रिल उसके पेट में धंस रही हो। वह इतने दर्द में था कि उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही विकृत थी जितनी हो सकती है। वह अपने अंडरलिंग्स से चिल्लाया, जो चौंक गए। माँ, क्या आप लोग दिवास्वप्न देख रहे हैं या क्या? जाओ, उसे अलग कर दो। वह इस तथ्य से अच्छी तरह से वाकिफ था कि वह जियाओ लो के लिए मैच नहीं था। यह जादूटोने की तरह था कि जियाओ लो उसे अपने नंगे हाथों से हराने में सक्षम था। अब यहाँ तक कि उसका नोनोपल साइक्लोब्लेड भी उसके दुश्मन के हाथों में था। यदि यह ऑफचार्ट लड़ाकू शक्ति का गठन नहीं करता है तो क्या हुआ? अगर वह फिर से अकेले उस पर आरोप लगाता है तो वह निश्चित रूप से आत्मघाती होगा। ड्रैगन गैंग के शेष 70 सदस्य एक संक्षिप्त चुप्पी में गिर गए, एक दूसरे को देखते हुए। फिर उन्होंने जियाओ लो को ज्वार की लहरों की तरह चार्ज किया, चिल्लाया, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने मेमने थे, वे संभवतः तेज दांतों से भरे मुंह के साथ एक शातिर भेड़िया का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? जियाओ लो ने अपनी गर्दन को तोड़ दिया और ठंडे खून वाली मुस्कान के साथ उन पर छलांग लगा दी। उन्होंने चरम गति और ताकत दोनों को जोड़ते हुए किसी को भी देखते ही अपना ब्लेड लहराया। कोई उसके करीब भी नहीं आ सकता था। हर तरफ खून के छींटे पड़े थे। चारों तरफ कटे हुए अंग उड़ रहे थे। यह एक तरफा नरसंहार था। फेंग वुहेन और उसके 4 साथियों के चेहरे सदमे और आतंक से भरे हुए थे। उन्होंने कभी किसी को ऐसी दुर्जेय चालों के साथ नहीं देखा था। 100 के खिलाफ जाने के लिए उसके पास किस तरह का जोश, पराक्रम और बहादुरी होनी चाहिए? तो इस तरह के बैल वास्तव में इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हु हु। गो जियांगहू ने एक उन्मादी मुस्कान प्रकट की। उनके उन्मादी प्रदर्शन के बीच अपार आतंक और अविश्वास की जबरदस्त भावना भी थी। उसने अपने बगल में मौजूद एक गैंगस्टर से पिस्तौल पकड़ ली। यह पिस्तौल आपात स्थिति के लिए थी। उन्होंने अंतिम उपाय के अलावा इसका उपयोग करने का कभी इरादा नहीं किया, क्योंकि चीन में बंदूक रखने के बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। लेकिन अब उसने चैम्बर लोड किया, सुरक्षा बंद कर दी, पिस्तौल उठाई और निशाना लगाया। जियाओ लो अपने ड्रैगन गैंग के सदस्यों को पागल कर रहा था और गो जियांगहू ने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर खींच लिया। बम अनलोडेड गोली इस आतंक को खत्म करने की उम्मीद में शियाओ लो की ओर सीटी बजाती है। यह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि कोई भी इसके प्रक्षेपवक्र को नहीं देख सका। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बारे में जानते हुए जियाओ लो ने अपने शरीर को घुमाए बिना ब्लेड उठा लिया। क्लैंग! गोली नोनोपल साइक्लोब्लेड से टकरा गई, जिससे शियाओ लो की छाती अवरुद्ध हो गई। शक्तिशाली प्रभाव ने जियो लो की बाह को सुन्न कर दिया। अब अपने हैंडल को पकड़ने में सक्षम नहीं होने के कारण नोनोपल साइक्लोब्लेड तेज गति से बाहर निकल गया। इसने ड्रैगन गैंग के सदस्य के गले में से एक को स्प्लिट से काट दिया, फिर गोदाम के लकड़ी के स्तंभों में से एक में काट दिया। ब्लेड का हिस्सा, जो हवा के संपर्क में था, तीव्रता से कंपन करता था और एक गूंजता शोर देता था। जब गोली चलने की आवाज आई तो शियाओ लो पर लकड़बग्घे की तरह हमला कर रहे गैंगस्टर डर गए। यह महसूस करते हुए कि यह उनके बॉस गो जियांगहू जियाओ लो पर शूटिंग कर रहे थे, उन सभी ने आकस्मिक दोस्ताना आंख से हिट होने से बचने के लिए कवर लिया। जब उनमें से एक पीछे हटने की तैयारी कर रहा था तो एक विशाल हाथ चुपचाप उसके पास आया। आदमी की गर्दन पकड़ने और उसे हवा में उठाने से पहले सभी 5 उंगलियां फैल गई। बम!
मूल रूप से जियाओ लो के लिए नियत गोली इस आदमी की पीठ में लगी। पिस्तौल की पेनेट्रेटिव शक्ति स्पष्ट रूप से मानव शरीर को साफ करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी, इसलिए जियो लो सुरक्षित और स्वस्थ था। ठीक है, गो जियांगहो ने जोर से शाप दिया। दोनों शॉट शियाओ लो को नष्ट करने में विफल रहे थे। इसके बजाय उसने अपने ही लोगों की हत्या कर दी थी, जिससे वह व्यथित और क्रोधित दोनों महसूस कर रहा था। तो आपके पास एक बंदूक है। क्या आपको डर नहीं है कि पुलिस आपको कुछ के लिए आमंत्रित करेगी? चाय? जियो लो ने ड्रैगन गैंग के सदस्य की लाश को मानव ढाल के रूप में उपयोग करने के लिए रखते हुए पूछा। उसी समय बिना पलक झपकाए उन्होंने फेंग वुहेन को अपनी आंखों से इशारा किया। ड्रैगन गैंग कभी भी पुलिस से डरता नहीं है। अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं खुद को बाघ के बजाय कीड़ा कहूंगा। गो जियांगहो सूजी हुई लाल आंखों के साथ दहाड़ा। एक अध्याय 122 सभी बुराइयों को मिटाने का निर्णय। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। एक कीड़ा तुम कहते हो? 2 बार जियाओ लो ने कहा। ओह, दिलचस्प है। उसी क्षण फेंग वुहेन ने जियाओ लो पर अपने हाथों में मैकेट फेंकने के लिए अपनी सारी शेष शक्ति खर्च कर दी। वह चिल्लाया, बड़े भाई। जियाओ लो की उदारता, शक्ति और प्रभावशाली स्वभाव ने उन्हें स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया था। रोना, बिग ब्रदर, उसके दिल की गहराई से आया। मैकेट जियाओ लो की ओर हवा में घूम गया। शियाओ लो, जो गो जियांगहो के साथ घूम रहा था, ने अपने चेहरे को स्थिर किया क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत अपने दाहिने पैर में डाल दी थी। वह पहले से ही फुटबॉल की क्षमता हासिल कर चुका था, इसलिए उसने सटीक क्षण में काम किया जब मैकेट की नोक ने गो जियांगहो की ओर इशारा किया कि वह अपने दाहिने पैर से ब्लेड के हैंडल को थपथपाए। प्रबल ऊर्जा बाहर की ओर बढ़ गई। वाह! मैकेट तुरंत काल्पनिक दुनिया में देखी जाने वाली उन उड़ने वाली तलवारों में से एक में बदल गया। इसने एक चमकदार बिजली के बोल्ट की तरह अंतरिक्ष के माध्यम से अपना रास्ता काट लिया, मारने के इरादे से गो जियांगहो की ओर बढ़ गया। यह बहुत तेजी से चला गया, इतनी तेजी से कोई प्रतिक्रिया समय नहीं था। गो जियांगहो अवचेतन रूप से इसे किनारे कर दिया। उसी समय जियाओ लो ने गैंगस्टर की लाश को अपने हाथों में फेंक दिया और जंगली हवा के झोंके की तरह गो जियांगहो की ओर गिर गया। फिर वह हवा में पलट गया और भयानक सुनामी जैसी शक्ति देने के लिए अपने पैर का इस्तेमाल किया। यह एक निश्चित हत्या थी। गो जियांगहो की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। जीवन और मृत्यु के इस महत्वपूर्ण क्षण में उसने तुरंत अपने शरीर के सामने विश्वासपात्र को खींच लिया ताकि वह जियाओ लो के पैरों से प्रहार को अपने स्थान पर अवशोषित कर सके। बम! यह हमला शियाओ लो के पैरों की नोक से हुआ। उसके शरीर के वजन के अलावा उसके जानलेवा आवेग ने गैंगस्टर की छाती गुहा को अंदर की ओर गिरने का कारण बना दिया। डेन से सिरपी खून बह रहा था क्योंकि आदमी का शरीर तोप के गोले की तरह बाहर की ओर उड़ गया और गो जियांगहो में लगातार टूट गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गो जियांगहो चिल्लाया क्योंकि उसे उड़ान भरते हुए भेजा गया था। उसके खून के छींटे पड़ गए और वह लगभग 4 या 5 गज की दूरी पर जमीन पर गिर गया। मधुमक्खी बू, मधुमक्खी बू, मधुमक्खी बू। इधर-उधर गोदाम के बाहर पुलिस की गाड़ियों के चुगते सायरन गूंज रहे थे। आखिरकार पुलिस आ ही गई। लाउडस्पीकर से एक गरिमापूर्ण आवाज निकली, अंदर हर कोई सुनो। लड़ना बंद करो, अपने हथियार रखो और आत्मसमर्पण करो। दोनों हाथों को हवा में लेकर बाहर आओ। गुकियानलिन? जियाओ लो ने भौहें सिकोड़ी। जब भी वह जाता था, वह वास्तव में उससे टकरा जाता था। कोई दरवाजे की ओर भागा और बाहर देखा तो देखा कि लगभग 20 पुलिस कारें सभी प्रवेश द्वारों को अवरुद्ध कर रही है। गश्त पर निकले ड्रैगन गैंग के सदस्यों को पुलिस ने पहली बार गिरफ्तार किया। उनमें से कई को जमीन पर दबा दिया गया जैसे कि उन्हें भूखे बाघों द्वारा शिकार किया जा रहा था। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया दे पाते, उन्हें हथकड़ी लगा दी गई। इसके बाद स्पंदित रोशनी के साथ 3 विस्फोट-प्रूफ पुलिस कारें गोदाम में घुस गई। इसके अतिरिक्त लगभग 2 दर्जन पूरी तरह से सशस्त्र सदस्यों के साथ 3 विशेष पुलिस कार्य बल भी राजसी रूप से दिखाई दिए।
स्नाइपर्स ने कमांडिंग हाई ग्राउंड पर विजय प्राप्त की। उन सभी को गोला बारूद से लदे हुए रखा गया था। वे जल्दी से अंदर आने और सब कुछ मिटाने के लिए तैयार थे। भाई हूँ, पुलिस ने हमें घेर लिया है, किसी ने गो जियांगहू की मदद करते हुए बताया, जिसके मुंह के कोने से खून बह रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जैसे कि तुरंत अपने शब्दों की पुष्टि करने के लिए गोदाम के बाहर गु कियानलिन ने एक बार फिर लाउड स्पीकर के माध्यम से चिल्लाया, आप पहले से ही घिरे हुए हैं, किसी भी व्यर्थ प्रतिरोध का प्रयास न करें। मैं आपको निर्णय लेने के लिए 3 मिनट दे रहा हूं। यदि आप अभी भी बाहर निकलने से इनकार करते हैं और 3 मिनट के बाद आत्मसमर्पण करते हैं, तो मेरा विश्वास करो, आप नहीं जानना चाहते कि आगे क्या होता है। उसकी बात सुनकर ड्रैगन गैंग के सदस्यों की पलकें फड़क गई। कोई भी उसके शब्दों में हत्या के इरादे को समझ सकता था। पुलिस ने अभी अभी गोलियों की आवाज सुनी होगी और अनुमान लगाया होगा कि अंदर मौजूद लोग न केवल ब्लेड से लड़ रहे थे, बल्कि बंदूकों से भी लड़ रहे थे। अन्यथा यह निश्चित रूप से नहीं हुआ होता। भाई हूँ, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने रास्ते से लड़ना चाहिए? ड्रैगन गैंग के सदस्यों में से एक ने आनंद में कहा। गो जियांगहू ने अपने चेहरे को हवा देने के लिए अपनी हथेली का इस्तेमाल किया और फिर लड़के को भुनाते हुए कहा, आपके मस्तिष्क के साथ क्या गलत है? उनके पास बंदूकें हैं, आप जानते हैं, बंदूकें। यदि आप अपना सिर दिखाते हैं तो वे आप पर हमला करेंगे, तो हम अपने रास्ते से कैसे लड़ेंगे? कुछ सोचने के बाद उन्होंने आखिरकार एक निर्णय लिया, चलो अपने हथियार डाल दें। यह सुनकर 70 से अधिक शेष ड्रैगन गैंग के सदस्यों ने एक दूसरे को देखा, फिर अपने हथियार नीचे रख दिए। क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप पुलिस से कभी नहीं डरेंगे? तो आप अब आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं, है ना? शियाओ लो खेल खेल में मुस्कुराया। गो जियांगहू के मुंह के कोने हिल गए। यह टिप्पणी वास्तव में उनके चेहरे पर एक तमाचा थी। उसने जियाओ लो को घूरकर देखा और शातिर ढंग से कहा, अपने आप से बहुत भरा मत रहो, छोटे बच्चे। बस प्रतीक्षा करें। मैं आपके बारे में हर जानकारी की जांच करूंगा। आप जिन सभी महिलाओं को जानते हैं, मैं उनका बलात्कार करूंगा और फिर उन्हें मार दूंगा। और आपके लड़के दोस्तों में उन सभी को अपंग कर दूंगा। जहां तक तुम्हारी बात है, बच्चे, मैं तुम्हें नरक में डाल दूंगा। जियाओ लो के लिए उनकी घृणा आसमान थी। शुरू में जियाओ लो उसे जीने देना चाहता था, लेकिन अब उसे बख्शने का मतलब खुद के लिए भविष्य की परेशानी के बीज बोना था। उस पल उन्होंने अपनी बहन जियाओ रुई को याद किया, उसके पति तांग रेन और जाहिर है झांग दशान। अगर इन तीनों को उसकी वजह से चोट पहुंचती तो वह खुद को कभी माफ नहीं करता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनका एकमात्र विकल्प समस्या को जड़ से मिटाना था। आपको ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा, जियाओ लो ने बेहोश होकर जवाब दिया। कोई मौका नहीं? क्या मजाक है? क्या आपको लगता है कि मुझे लंबे समय तक बंद रखा जाएगा? मैं आपको बता दूं कि मैं आधे महीने से भी कम समय में बाहर हो जाऊंगा। और जब वह दिन आएगा तो यह आपके प्रत्येक परिचित की पुण्यतिथि बन जाएगी। चलो चलते हैं, मेरे भाइयों। गो जियांगहू ने हंसते हुए कहा। उसने अपने हाथ हिलाए, अपने साथी गिरोह के सदस्यों का नेतृत्व किया और गोदाम से बाहर निकल गया। वे एक ऐसी टीम की तरह थे जिसने एक विजयी जीत हासिल की थी, जो गर्व की एक अद्वितीय भावना से मजबूत थी। वे हवा में हाथ डाले बाहर की ओर चल पड़े। गो जियांगहू ने एक निर्दोष नजर डाली और अपने सामने पुलिस वालों को चिल्लाया, सर, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। मैंने किसी को नहीं मारा। मैं केवल वहां से गुजर रहा हूँ और मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। पुलिस के सामने वह बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था और अपने सामान्य अहंकार को कम कर रहा था। जियाओ लो की अभिव्यक्ति ठंड की तरह ठंडी थी। यह खेल खत्म नहीं हुआ था। जीवन की कटाई करने वाली दरांती को धीरे धीरे उठाया जा रहा था। उसने अपना सिर घुमाया और फेंग वुहेन से पूछा, क्या आप लोग तैरना जानते हैं? हाँ, जब हम छोटे थे तो हम अक्सर नदी में खेला करते थे। पानी हमें डराता नहीं है, चाहे वह कितना भी गहरा या तेज क्यों न हो। अगर हम गोता लगाते हैं तो हम उन्हें यह सोचने दे सकते हैं कि हम डूब गए हैं, जियाओ ने जवाब दिया।
अब यह चीजों को बहुत आसान बना देगा। जियाओ लो ने सिर हिलाया, कहा, मुझे ड्रैगन गैंग से इन लोगों में से किसी को भी बचाने का मन नहीं है। ताकि आप खुद को सलाखों के पीछे न पहुंचाएं, अब जाओ। दूसरी मंजिल पर खिड़की से समुद्र में कूदो। गोंग गांव में ब्लॉक 96 की छत पर मेरा इंतजार करें। क्या क्या वह उन सभी को मारना चाहता था? पुलिस के सामने? फेंग वुहेन को लगा कि जियाओ लो पागल है, इसलिए उसने तुरंत आपत्ति जताई, भाई जियाओ, चलो एक साथ चलते हैं। पल भर में अपना सिर मत फोड़ो। बोलना बंद करो और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। जियाओ लो ने फटकार लगाई। उन पांचों ने तुरंत अपने होंठों को चूमा। एक और शब्द के बिना वे दूसरी मंजिल पर भाग गए और समुद्र में कूद गए। वे खिड़की से ऐसे गिरे जैसे पकौड़ी को गमले में फेंक दिया गया हो। निश्चित रूप से वे तैराकी में वास्तव में अच्छे थे और पानी में दूर जाने पर उनकी गतिविधियां आश्चर्यजनक रूप से ध्यान देने योग्य नहीं थी। भाई जियाओ, जीवित वापस आओ, फेंग वुहेन ने पीछे मुड़कर जाने से पहले प्रेरित किया। उसकी आंखें लाल थी। जियाओ लो को उनके दूसरे जीवन का पिता माना जा सकता है। वह उस महान दयालुता को कभी नहीं भूलेगा जो उसने आज रात उसे दिखाई थी। ठीक है, जियाओ लो ने एक अनुपस्थित आवाज में जवाब दिया। यह इतना नरम था कि यह सचमुच महत्वहीन था। फेंग वुहेन ने एक गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर कूद गया। उसी समय उन्होंने जियाओ लो को जमीन से गो जियांगहू की पिस्तौल उठाते हुए देखा। उसका दिल कांप उठा। वह क्या करने की कोशिश कर रहा था? बर्फीले समुद्री जल में कूदने के बाद जियो लो के लिए फेंग वुहेन की चिंता अपने चरम पर पहुंच गई। अध्याय 123 ब्लॉक 96 गोंग गांव। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो। संपादक न्योइबो स्टूडियो। गो जियांगहू ने ड्रैगन गैंग के 70 या उससे अधिक जीवित सदस्यों को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए अपने हाथ उठाकर बाहर निकाला। एक अस्पष्ट खिड़की से एक पिचकाले थूथन ने चुपके से बाहर झांका। इसने तेजी से बाहर पुलिस पर 3 गोलियां चलाईं। बैंग, धमाका, बैंग। गोलियों की आवाज ने रात की चुप्पी तोड़ दी। दागी गई गोलियां हवा में उछली और अंतरिक्ष को चीरती हुई निकल गई, जिससे शरीर का कवच पहने 3 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। उन्होंने गहरी कराह को बाहर निकाला और मौके पर ही गिर गए। यह अप्रत्याशित विकास बहुत अचानक और बिना किसी चेतावनी के हुआ। इसने न केवल पुलिस को स्तब्ध कर दिया, बल्कि गो जियांगहू और उनके लोगों को पूरी तरह से नुकसान में छोड़ दिया। हालांकि गो जियांगहू एक चाबुक के रूप में स्मार्ट था और तुरंत समझ गया कि जियाओ लो जानबूझकर पुलिस को उकसा रहा था। इस तरह जियाओ लो को सीधे कुछ भी नहीं करना पड़ा और बाहर भारी हथियारों से लैस स्वॉट टीम अपने सभी दुश्मनों को बाहर निकाल देगी। यह सब पता चलते ही वह पसीने से तरबतर हो गया। फिर उसके दिल के नीचे से निशब्द भय की भावना उमड़ पड़ी। गो जियांगहू ने कभी नहीं सोचा था कि जियाओ लो ऐसा कुछ करने के लिए पर्याप्त साहसी होगा। इससे उसे आश्चर्य हुआ कि यहाँ का गैंगस्टर कौन है। जियाओ लो उधार चाकू के साथ भी हत्या कर सकता है। और सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि जियाओ लो पुलिस से चाकू उधार ले रहा था। उसने तुरंत अपनी बाहों को हिलाया और अपनी पूरी ताकत के साथ चिल्लाया, अधिकारी, हमने गोली नहीं चलाई, हमने गोली नहीं चलाई। यह पुलिस को शांत करने का उनका व्यर्थ प्रयास था, क्योंकि उत्तेजित अधिकारी आसानी से गोली चला सकते थे और एक क्लीन स्वीप में क्षेत्र को खाली कर सकते थे। गु क़ियानलिन ने भी महसूस किया कि कुछ अजीब था। जैसे ही वह पुलिस को गोली चलाने का आदेश देने वाली थी, एक और गोली आ गई। यह एक जोरदार धमाके के साथ उसके बगल में पुलिस वाहन की विंडशील्ड में घुस गया। विंडशील्ड जमीन पर बिखरे टूटे कांच के अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। वह स्वचालित रूप से जमीन पर कूद जाती है। आग! स्वॉट टीम के घबराए हुए कप्तान ने आखिरकार गरजती हुई आवाज के साथ फायर करने का आदेश दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, पोव पोव। गोलियों की बारिश ने हवा में प्रकाश का एक विशाल जाल बनाया, जो गो जियांगहू और उनके लोगों को ढक रहा था। गोलियों के निशान लंबी पूंछ वाले धधकते सांपों से मिलते जुलते थे। हाँ, नहीं, गो जियांगहू और ड्रैगन गैंग के 1 दर्जन सदस्य क्षण भर के लिए गिर गए,
उनके शरीर पर कई खूनी बंदूक की गोली के घाव दिखाई दिए। वह खून से लथपथ पड़ा था और उसका शरीर हिंसक रूप से हिल रहा था। यह मृत्यु से पहले का अंतिम संघर्ष था। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। उसने आक्रामक तरीके से घबराहट के साथ गोदाम में देखा, जैसे कि जियाओ लुओ का ठंडा और क्रूर चेहरा अंधेरे गोदाम से उसका मजाक उड़ाने के लिए दिखाई दिया था। अगर वह फिर से घूर सकता था तो वह जियो लुओ को छोटा नहीं करता। इस तरह की बकवास में से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर वह बदला लेना चाहता था तो उसे इसे अपने दिमाग में रखना चाहिए था। हालांकि अब कुछ भी कहना व्यर्थ था। वह निश्चित रूप से मौके से बाहर निकल गया था और अत्यधिक घृणा महसूस कर रहा था। जैसे ही गो कियानलिन जमीन पर ठीक हो गया, उसे विश्वास था कि गो जियांगहू और उसके लोगों ने गोलीबारी नहीं की थी। जिस व्यक्ति ने गुप्त रूप से गोली चलाई थी, उसने अधिकारियों के महत्वपूर्ण अंगों को निशाना नहीं बनाया था, बल्कि उनके शरीर के कवच पर निशाना साधा था। कुछ बाहरी घावों और थोड़े सदमे को बनाए रखने के अलावा उनकी चोटें जीवन के लिए खतरा नहीं थी। इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि हमले की योजना पुलिस को गो जियांगहू और उसके आदमियों पर गोली चलाने और शूटर की ओर से उन्हें नष्ट करने के लिए मजबूर करने के लिए बनाई गई थी। शूटिंग बंद करो, तुरंत शूटिंग बंद करो। उसने अपने हाथों को ऊपर उठाकर जोर से आदेश दिया। गोलियों की आवाजें धीरे धीरे बंद हो गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गो जियांगहू सहित हर कोई जमीन पर गिर गया। उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। उनकी लाशें चारों ओर बिखरी पड़ी थीं। वे सभी मर चुके थे और चले गए थे। उसी समय जियाओ लुओ तुरंत दूसरी मंजिल पर पहुंचे और खुली खिड़की के माध्यम से समुद्र में कूद गए। भाड़े के सैनिकों के राजा के उनके संविधान में पहले से ही तैरने की क्षमता शामिल थी। फिर भी एक तेज और कुशल पलायन सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने एक और तैराकी क्षमता को भुनाने के लिए एक और 500 अंक खर्च किए। जैसा कि फेंग वुहेन ने पहले किया था, उसने इतनी ताकत के साथ कबूतर बनाया कि यह धारणा पैदा हुई कि वह डूब रहा था। जब गो कियानलिन ने आखिरकार गोदाम में पुलिस के एक दस्ते का नेतृत्व किया तो अंदर कोई नहीं बचा था। अदृश्य बंदूकधारी पतली हवा में गायब हो गया था। उन्होंने कहा, गु स्क्वाड, दूसरी मंजिल की खिड़की खुली है। अधिकारी वांग हानक-स्वान ने बताया कि बंदूकधारी बचने के लिए समुद्र में कूद गया होगा। पहला दस्ता, दूसरा दस्ता और तीसरा दस्ता आप लोग एक बार में समुद्र तट के साथ खोज करते हैं। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जाने न दें, गु कियानलिन ने आदेश दिया। रोजर वह दस्तों को उनके आदेश मिल गए थे और उन्होंने समुद्र तट के दोनों सिरों की खोज शुरू कर दी थी। गु कियानलिन जमीन पर गिर गया और उसका नाजुक चेहरा गुस्से से भर गया। पुलिस को इस तरह चकमा देना जैसे कि वे बंदर हों, यह एक अपमान था। दूसरी ओर वह बंदूकधारी के साहस और सटीक मार्कमैनशिप से बहुत डर गई थी। यह निश्चित रूप से एक शांत, बुद्धिमान हत्या मशीन थी। यह सोचना कि ऐसा व्यक्ति जियांगचेंग में छिपा हुआ था, वास्तव में बेहद भयावह खबर का एक टुकड़ा था। उसने इस व्यक्ति की पहचान का पता लगाने की कसम खाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 1। हालांकि गो कियानलिन ने बड़ी संख्या में पुलिस को समुद्र तट की खोज करने का आदेश दिया था, लेकिन उनकी खोज व्यर्थ थी। शियाओ लुओ और फेंग वुहेन पहले ही जा चुके थे। इस बीच बाद में उस रात गोंग गांव के ब्लॉक 96 में झांग दाशान ने व्यक्तिगत रूप से जियाओ लुओ को लोगों की हत्या करते हुए देखा था। उसे आराम करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। वह खुद को उत्तेजित करने के लिए सोफे पर एक हिंसक और डरावनी फिल्म देख रहा था। वह थोड़ा चिंतित था क्योंकि देर हो चुकी थी और जियाओ लुओ अभी तक वापस नहीं आया था। जैसे ही उन्होंने शियाओ लुओ को फोन करने के लिए फोन उठाया, दरवाजे पर दस्तक हुई। दम्मित, उनकी चाबियां फिर से कौन भूल गया। उसने दरवाजा खोलने के लिए चलते हुए कसम खाई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे कुछ खूनी चेहरों से स्वागत किया गया। इस दृश्य ने उसे सुअर की तरह चीखने पर मजबूर कर दिया। यह फेंग वुहेन और उसके 4 थे, सभी गंभीर रूप से घायल थे। वे यहाँ पहुँचने के लिए अपनी सीमा तक पहुँच गए थे और वे सभी जमीन पर गिर गए। कौन है तुम लोग? झांग दशान ने ऊंची आवाज में सवाल किया,
लेकिन दीवार से झाड़ू को तेजी से पकड़ने से पहले नहीं। लगभग 11 बज चुके थे और उसने सोचा कि वह चीजों को देख रहा था। फेंग वुहेन ने बहुत कठिनाई से बोलने के लिए अपना सिर उठाया। भाई शियाओ ने हमें यहाँ आने के लिए कहा। फिर अन्य 4 की तरह वह ब्लैक आउट हो गया। भाई जियाओ? पुराने जियाओ, झांग दशान ने धीरे से सोचा। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने उसे उठा लिया। यह जियाओ लो था। क्या बात है, ओल्ड जियाओ? यहाँ मृत मांस के इन 5 स्लैब के साथ क्या सौदा है? जबकि उन्हें अक्सर लाल बिच्छू मर्केनरी कॉप्स के मरने के बुरे सपने आते थे, उन सपनों में वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के जीवन के लिए डरते नहीं थे। वे मेरे दोस्त हैं। मैं बस आपसे कुछ समय के लिए उनकी देखभाल करने में मदद करने के लिए कह रहा हूँ। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। क्या बात है? यह सब क्या है? मुझे उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए? नमस्कार। नमस्कार। पुराने जियाओ? नमस्कार। हाँ, वह वास्तव में मुझ पर लटक गया। झांग दशान ने खुशी से अपना फोन वापस अपनी जेब में रख लिया। उसकी आंखों के सामने फेंग वुहेन और उसके साथी जमीन पर भीगे हुए पड़े थे। उनके पूरे शरीर पर चाकू के घावों के साथ अपंग कर दिया गया था। उसने यह देखकर इतना नाक भौं सिकोड़ी कि उसकी भौहें उलझ गई। बेशक सुंदर लड़कियों की देखभाल करना उनका तत्व था। 7 फीट लंबे 5 बड़े पुरुषों की देखभाल करने के लिए वह स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे। नहीं, मैं नर्स नहीं हूँ, मैं उनकी देखभाल कैसे करूँ? जब वह कोस रहा था तो उसने अपनी आस्तीन ऊपर उठा ली, फिर पुरुषों को सोफे पर खींच लिया। क्योंकि सोफे उन सभी को फिट नहीं कर सकता था, इसलिए वे हॉल में फर्श पर समाप्त हो गए। झांग दाशान ने अपने माथे से पसीना पोंछा क्योंकि वह जमीन पर बड़े करीने से लेटे हुए शव जैसे फेंग वुहेन और उसके आदमियों को देख रहा था। वह कांप गया और फिर से शाप दिया, ओह सीके, यह एक फिल्म के दृश्य की तरह लगता है। अध्याय 124, भुने हुए मीठे आलू। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। लगभग आधी रात हो चुकी थी जब जियाओ लो आखिरकार लौट आया। हालांकि वह अकेले वापस नहीं आया। वह एक लड़की के साथ था। सुंदर महिला सूरज? झांग दशान ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली। जियाओ लो के साथ घर आने वाली लड़की वास्तव में सन यू थी। उन्होंने काले और सफेद रंग में एक उत्तम आकस्मिक पोशाक पहनी थी, जिसमें क्रूने कट था जो उनकी सुंदर कॉलर बोन को स्पष्ट रूप से प्रकट करता था। उसकी छोटी ग्रे स्कर्ट और लेगिंग्स के संयोजन ने उसके आश्चर्यजनक पतले पैरों को दिखाया। उसके काले बाल बस पोनीटेल में बंधे हुए थे। उसके पास एक छोटा अंडाकार आकार का चेहरा, एक नाजुक नाक और एक प्यारा मुंह था। कोई भी बता सकता है कि उसने जल्दी में कपड़े पहने थे। फिर भी वह बहुत खूबसूरत थी। हेलो भाई शान, सुन यू ने विनम्रता से अभिवादन किया। फिर वह तेजी से जमीन पर पड़े 5 पुरुषों की ओर बढ़ी, जिसमें फेंग वुहेन भी शामिल था, जो बेहोश हो गया था। उसने प्राथमिक चिकित्सा किट खोली जो वह अपने साथ लाई थी और उनके सभी घावों का इलाज शुरू कर दिया। क्योंकि उनके शरीर पर इतने सारे घाव थे, जियाओ लुओ उनके कपड़े हटाने में मदद करने के लिए आए। वह संभवतः सन यू, एक लड़की को इन पुरुषों को नग्न नहीं करने दे सकता था। क्या बात है? क्या चल रहा है? यह रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, झांग दशान ने खुद से बुदबुदाया। जब तक उन्होंने फेंग वुहेन और दूसरे की चोटों का इलाज पूरा किया, तब तक सुबह के लगभग 2 बज चुके थे। किसी बिंदु पर जियाओ लुओ सूखे कपड़ों के एक साफ सेट में बदल गया। सौभाग्य से उसने पानी में कूदने से पहले गोदाम से कुछ वाटरप्रूफ टिन पन्नी के साथ अपने फोन को कवर किया था, नहीं तो अब तक उसका फोन खराब हो चुका होता। क्या आप दोनों ने अभी तक ऐसा किया है? झांग दशान ने शियाओ लुओ को बाहर खाली मैदान के एक कोने में खींच लिया, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए यह पूछने के लिए कि क्या उसके दोस्त और सुन यू ने एक दूसरे को जोड़ा है। उसने अपने दोनों अंगूठे उठाए और उन्हें चूमा। आप इसके बारे में गलत तरीके से सोच रहे हैं, जियाओ लुओ ने जवाब दिया और अपनी आंखें घुमाईं। तो फिर तुमने उसे साथ आने के लिए क्यों कहा?
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता था, जियाओ लो ने ईमानदारी से जवाब दिया। एक वह अपनी बहन शियाओ रुई से नहीं पूछ सकता था। वह निश्चित रूप से उसके बारे में चिंतित होगी अगर उसने चाकू के घावों के साथ 5 पुरुषों को देखा। वह निस्संदेह सब कुछ स्पष्ट करना चाहती है, इसलिए सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सन यू एकमात्र विकल्प था। जैसा कि हुआ, वह वैसे भी रात की शिफ्ट में काम कर रही थी। उसे स्थिति समझाने के बाद वह तुरंत आने के लिए सहमत हो गई। तभी सन यू हॉल से बाहर चला गया। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और जियाओ लो से कहा, मैं उनके घावों की ड्रेसिंग कर चुका हूँ। धन्यवाद। जियाओ लो ने उसे ईमानदारी से धन्यवाद दिया। आपका स्वागत है। सुन यू शर्माते हुए मुस्कुराया। वह जियाओ लो के लिए कुछ करने में सक्षम होने के लिए रोमांचित थी। फिर उसने सोच समझकर कहा, भाई जियाओ लो, मुझे आपकी बाह पर एक नज़र डालने दें। जब आप मुझसे मिलने आए तो मैंने तुरंत सोचा कि यह अजीब लग रहा है। क्या आपको चोट लगी है? यह ठीक है, यह सिर्फ एक छोटा घाव है जो कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा सा घाव, मेरे दोस्त। चूंकि प्रिटी लेडी सन यहाँ है, इसलिए आपको उसे इसकी जांच करने देनी चाहिए। एक छोटा घाव अभी भी एक घाव है। इसके अलावा अगर यह सूज जाता है और मवाद करना शुरू कर देता है तो क्या यह सिर्फ एक बड़े घाव में विकसित नहीं होगा? झांग दशान ने इसमें कटौती की। अपना मुंह बंद करो और इसे बंद रखो। जियाओ लो ने झांग दाशान को देखकर भौहें सिकोड़ी और चकाचौंध की जैसे कि बाद में उस पर हेक्स डाल रहा हो। वह केवल सूजन है और मवाद जैसे दुर्भाग्यपूर्ण शब्दों का उपयोग कर रहे थे। कोई बात नहीं, झांग दाशान ने कहा, मैं आप दोनों को थर्डव्हील इंक करने के बजाय उन 5 मृत सुअरों की देखभाल करना बेहतर समझूंगा। उसने अपनी आंखें घुमाईं और अपने पीछे के दरवाजे को कसकर बंद करते हुए हॉल में चला गया। शियाओ लो और सुन यू बाहर अकेले रह गए थे। शर्माते हुए सुन यू के गाल गुलाबी हो गए। झांग दशान बहुत सीधा था। वह पहले से ही खुद को तीसरे पहिए के रूप में देखता था। हालांकि वह जियाओ लो की बाह से कहीं अधिक चिंतित थी। भाई जियाओ लो, मुझे एक नज़र डालने दो, उसने कहा। यह वास्तव में एक बड़ी बात नहीं है। आई सिर्फ एक छोटा सा घाव है जो कुछ दिनों में स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगा, जियो लो ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। वह सन यू को अपनी बाह पर गश्त दिखाने की इच्छा नहीं रखता था। गो जियांगहू का नोनुपल साइक्लोब्लेड बहुत तेज था और परिणामस्वरूप कट बहुत गहरा था। अगर उसने इसे धागे से सिलना नहीं किया होता और खुद पर पट्टी नहीं बांधी होती तो वह एक बर्तन को भरने के लिए पर्याप्त खून बहाता। एक ठीक है, फिर सुन युन ने हार मान ली। वह इतना जिद्दी था कि उससे भी आश्वस्त नहीं हो सकता था। जियाओ लो कहने के लिए कुछ और नहीं सोच सकता था और यह उसके दिमाग में आया कि सन यू को अभी भी काम करने की जरूरत है। मुझे इतने लंबे समय तक आपको परेशान करने के लिए बहुत खेद है। मैं तुम्हें अभी वापस अस्पताल ले जाऊंगा। ओह ठीक है, सुन यू ने कोमलता से जवाब दिया और सिर हिलाया। शियाओ लो ने दरवाजा खटखटाया और सुन यू को वापस चलाने के लिए तैयार झांग दशान से कार की चाबी ले ली। यह देर रात और शांत था जब एक सफेद कोरोला सड़क पर चला गया। क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि वे लोग कौन थे? जियाओ लो ने कार में चुप्पी तोड़ते हुए गाड़ी चलाते हुए पूछा। वे आपके दोस्त हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि वे अच्छे लोग हैं, सुन यू ने जवाब दिया और अपना सिर हिला दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अच्छे लोग? हाँ भाई, जियाओ लो एक अच्छा आदमी है, तो आपके दोस्तों को भी अच्छे लोग होने चाहिए, सुन यू ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उसके नाजुक चेहरे पर एक शुद्ध मुस्कान थी। जियाओ लो की मुस्कुराहट हालांकि थोड़ा अप्राकृतिक थी। यदि सन यू को पता था कि उसने 20 से अधिक लोगों की हत्या कर दी है तो वह उसके बारे में पहले की तरह नहीं सोचेगी। वास्तव में उसे उससे डरना चाहिए और हर कीमत पर उससे दूर रहना चाहिए। भाई जियाओ लो, मध्य शरद ऋतु महोत्सव आ रहा है। क्या आपकी कोई योजना है? सुन यू ने पूछा। मेरे पास कोई योजना नहीं होनी चाहिए। सन यू एक मुस्कान में टूट गया और उसकी आंखें उम्मीदों से भर गई।
उसने एक सुखद हंसी के साथ कहा, फिर प्रदर्शन देखने के लिए हमारे अस्पताल में आओ। हमारा अस्पताल एक विशेष रूप से तैयार मिड-टर्म फेस्टिवल पार्टी की मेजबानी करता है। क्या आप मंच पर प्रदर्शन करेंगे? जियाओ लो ने पूछा। हाँ, मैं अस्पताल से अपनी बहनों के साथ डांस रूटीन तैयार कर रही हूँ। बहन रुई एक अभिनय कर रही है, लेकिन मैं भूल गया कि वह क्या करने जा रही है। जियाओ लो मुस्कुराया और सहमति व्यक्त की, ठीक है, मैं आऊंगा। यह आश्चर्यजनक होगा। आप निश्चित रूप से निराश नहीं होंगे। सुन यू खुशी से चहक उठा। जियाओ लो मुस्कुराया। उसे इस लड़की से एक विशेष लगाव था और वह उसके चारों ओर बहुत आराम महसूस करता था। उसकी कंपनी बिल्कुल भी तनावपूर्ण नहीं थी। भाई जियाओ लो, क्या आप खींच सकते हैं? सुन यू की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने अचानक सड़क के किनारे एक खाद्य स्टॉल देखा। शियाओ लो धीरे धीरे आगे बढ़े। क्या आप भुने हुए मीठे आलू खाना पसंद करते हैं? सुन यू ने पूछा। हाँ। जियाओ लो ने सिर हिलाया। तो चलो कुछ लेते हैं। देखो, उन्हें बेचने के लिए सड़क के किनारे एक स्टॉल है। इससे पहले कि जियाओ लो सहमत हो पाता, सुन यू ने कार का दरवाजा खोला और उत्साहित होकर भाग गया। यह स्पष्ट था कि वह भुने हुए मीठे आलू की बहुत शौकीन थी। जियाओ लो केवल कार से बाहर निकल सकता था और उसका पीछा कर सकता था। दूर से उसे एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट सुगंध की गंध आई, जिसने तुरंत उसे बचपन की कई यादों की याद दिला दी। बॉस, मैं 2 चाहता हूँ, कृपया। यह 2 के लिए 10 रुपए है। बॉस ने उसके बगल में तेल टैंक से 2 गोल मीठे आलू निकाले, जो एक ओवन के रूप में कार्य करता था। उसने उन्हें तेल के कागजात में लपेटा और उन्हें सन यू को दे दिया। सुन यू भुगतान करने वाला था, लेकिन जियाओ लो ने पहले ही बॉस को 20 रुपए सौंप दिए थे और कहा, मुझे 2 और चाहिए। उसे थोड़ी भूख लगी थी। चूंकि वह भुना हुआ शकरकंद खा रहा था, इसलिए उसे स्पष्ट रूप से पूरी तरह से संतुष्ट महसूस करने के लिए पर्याप्त खाना चाहिए। सुन यू ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया, फिर खुशी से मुस्कुराया। शियाओ लो गुआंगमिंग जिले के एक पार्क में गए और फिर एक पत्थर की मेज के सामने बैठ गए, जिस पर एक गो बोर्ड उत्कीर्ण था। वे दोनों विशाल पार्क में एकमात्र लोग थे। रोशनी थोड़ी मंद थी, और अगर वे ऊपर देखते थे तो वे सितारों को देख सकते थे। झाड़ियों के कोनों से अज्ञात कीड़े इतने जोर से गूंज रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने कानों के ठीक बगल में उड़ रहे हों। अध्याय 125 बने रहें। कैसा? अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। हालांकि पार्क सुनसान था, यह जियाओ लो और सन यू के लिए भुने हुए मीठे आलू खाने के लिए एकदम सही जगह थी। आलू बाहर से पपड़ीदार और अंदर से कोमल थे। इनका स्वाद काफी स्वादिष्ट था। जियाओ लो के सामने सन यू आमतौर पर अपनी उपस्थिति के बारे में अधिक जागरूक था, उदाहरण के लिए उसकी मुद्रा और मुस्कान। हालांकि उसने अपने व्यवहार को बहुत अधिक अतिरंजित करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए जब वह भुने हुए शकरकंद के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकी, तो उसने त्वचा को चीर दिया और पूरी चीज को कुतर दिया। इस बीच जियाओ लो के हाथ में एक आधा भी नहीं खाया गया था। वह जियाओ लो पर शर्मिंदा होकर मुस्कुराई और पूछा, क्या मैं वास्तव में भयानक दिखती हूँ? जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में सन यू की प्रत्यक्षता वह थी जो उसे उसके बारे में सबसे आकर्षक लगी थी। उन्होंने कहा, ठीक है, पहली बात में, जब आप भुने हुए शकरकंद खा रहे हो तो आपको अपने लुक के बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे जब मैं एक बच्चा था और मैं उन्हें नीचे फेंक देता था। सुन यू की आंखें चमक उठीं। जब आप बच्चे थे तो आपने भुने हुए मीठे आलू खाए थे? हर कोई जो एक गांव से आता है, उसे करना चाहिए, जियाओ लो ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। सुन यू ने सिर हिलाया और उत्सुकता से पूछा, जियाओ लो, जब आप छोटे थे तो आपने मीठे आलू को कैसे भुना था? क्या आपने पत्थरों के साथ एक स्टोव बनाया और उन्हें बेक किया जैसे हमने अभी किया था? नहीं। जब मैं रसोई में वयस्कों की मदद कर रहा था तो मैं आमतौर पर स्टोव के नीचे मीठे आलू रखता था। उनके जाने बिना, जाहिर है। आप उन्हें क्यों नहीं बता सकते? मेरा परिवार सोचता है,
कि मीठे आलू भूनने के बाद अच्छे नहीं हैं। वे सोचते हैं कि वे अधिक गर्म हो जाते हैं, इसलिए बोलने के लिए और हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए वयस्कों ने हमें उन्हें खाने से प्रतिबंधित कर दिया। कई बार ऐसा हुआ जब मेरे मीठे आलू आग के अंदर सीधे जल गए। मैं उन्हें वयस्कों के देखने के साथ समय पर बाहर नहीं निकाल सकता था, इसलिए मैं जिन सभी परेशानियों से गुजरा था वे कुछ भी नहीं थे। जियाओ लो ने याद किया जब वह छोटा था और इसे वास्तव में मनोरंजक पाया। सुन यू ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि जब आप छोटे थे तो आपने कुछ मीठे आलू बर्बाद कर दिए थे। जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने वास्तव में उन्हें बर्बाद नहीं किया। मैं जवान और गूंगा था, लेकिन मैंने उन जले हुए शकरकंदों को धोया और उन्हें उनके धुआंधार स्वाद से निगल लिया। है ना? क्या इसके बाद आपका मुंह काला नहीं हो गया? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे उस समय ज्यादा परवाह नहीं थी। ठीक है, यह सच है। हर कोई सोचता है कि शकरकंद को भूनना स्वादिष्ट और मजेदार होता है जब वे युवा होते हैं। कोई भी कभी परवाह नहीं करता है कि क्या यह उन्हें गर्म बना देगा। दोनों ने अपने बचपन की मनोरंजक कहानियों का आदान प्रदान किया, जबकि उन्होंने गर्म, शानदार मीठे आलू का स्वाद लिया। उनके लिए अज्ञात बहुत समय बीत गया। जब उन्होंने सन यू को वापस अस्पताल के प्रवेश द्वार पर छोड़ा तो सुबह के 4 बज चुके थे। जैसे ही वे अलग होने वाले थे, सन यू की आंखों में लगाव का एक स्पर्श ध्यान देने योग्य था। जब जियाओ लो की कार उसके दृश्य के क्षेत्र से गायब हो गई तो वह पीछे मुड़ी और वापस अस्पताल गई। सुन यू के साथ जियाओ लो की दूसरी मुलाकात ने उसके लिए अपने प्यार को बहुत गहरा कर दिया। निश्चित रूप से वह नहीं जानता था कि सन यू उसके लिए एक था, लेकिन वह निश्चित रूप से ऐसी उम्मीद करता था। इतनी सीधी सादी लड़की आजकल दुर्लभ थी। वह निश्चित रूप से साथ मिलना आसान होगा और वह अपने बाकी दिनों को बिताने के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार लग रही थी। ताज़ी हवा खिड़की के माध्यम से अंदर आई, सुनहरे प्रकाश की एक किरण के साथ। भोर आ चुकी थी। फेंग वुहेन और बाकी जाग रहे थे, लेकिन उनके शरीर अभी भी भयानक रूप से कमजोर थे। जब उन्होंने जियाओ लो को कमरे से बाहर आते देखा तो 5 लोग खड़े होना चाहते थे और कृतज्ञता में झुकना चाहते थे। लेट जाओ, हिलना नहीं, अन्यथा आपके घाव फिर से खुल सकते हैं, जियाओ लो ने अपनी आस्तीन को दबाते हुए कहा। भाई जियाओ, धन्यवाद। अब से आप मेरे मालिक होंगे। फेंग वुहेन का दिल जियाओ लो के लिए प्रशंसा से भरा था। वह जियाओ वू और बाकी लोगों से चिल्लाया, उसे बॉस बुलाओ। बॉस, चारों आदमी एक साथ चिल्लाए। शियाओ लो अवाक था। मालिक? क्या वे उसे गैंगस्टर या कुछ और समझते थे? तभी झांग दशान, जिसने टॉयलेट में एक जैविक बम उतारा था, ने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। उसने अपनी पैंट की चुस्की लेते हुए कहा, क्या बॉस, आप क्या कर रहे हैं? जियाओ लो एक कंपनी का मालिक है, न कि एक गिरोह का। क्या आपको उसे बॉस कहने में अजीब नहीं लगता? इसके अलावा यह वास्तव में पुराने जमाने का भी है। फेंग वुहेन ने अजीब तरह से अपनी भौहें बुनी और जवाब दिया, ठीक है। फिर मुझे लगता है कि हम भाई जियाओ के साथ रहेंगे। यह इस तरह से अधिक अंतरंग लगता है। भाई जियाओ या श्री जियाओ करेंगे, झांग दाशान ने फेंग वुहेन के कंधों को थपथपाते हुए जवाब दिया। दशान, चूंकि आप अगले कुछ दिनों में ब्रेक पर हैं, इसलिए मैं उन्हें आपके साथ छोड़ दूंगा। मैं कार्यालय जा रहा हूँ, जियाओ लो ने आदेश दिया और फिर जाने के लिए मुड़ गया। दरवाजे पर उसके कदम रुक गए और वह पीछे मुड़ गया। ओह हाँ, उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत खून खो दिया है। जाओ और उन्हें कुछ स्वस्थ भोजन खरीदे। शायद अपने लिए भी कुछ ले लें। मेरा मतलब है, गोलमटोल चेहरा होने के बारे में इतना बुरा क्या होगा, लेकिन एक शरीर जो एफ के जितना पतला है। दूर से आपको देखने वाले लोग सोचेंगे कि आपका सिर आपके शरीर पर फोटोशॉप किया गया है। जियो लो की बात सुनकर झांग दशान को लगा जैसे 1000 अल्पाका उसके मस्तिष्क के माध्यम से सरपट दौड़ रहे थे। जिया लो जाओ उन्हें कुछ स्वस्थ भोजन खरीदने पर रुक सकता था। उसे अपने चेहरे के बारे में मजाक क्यों करना पड़ा? क्या एक माँ है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
फिर भी जियाओ लो पहले ही जा चुका था। चाकर भी उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिसे वह उड़ा सके। भाई झांग, हमने कई दिनों से कोई अच्छा खाना नहीं खाया है। कृपया हमारे लिए कुछ मांस खरीदे, फेंग वुहान ने लार टपकाते हुए कहा। FCK क्या है? क्या इस तरह आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिसे आप मुश्किल से जानते हैं? झांग दशान यह भी उल्लेख नहीं करना चाहता था कि वह कितना बुरा महसूस कर रहा था। 5 बड़े लोगों के लिए नानी होने के नाते सचमुच उसे किनारे पर भेजने जा रहा था। उसने धीरे से पूछा, कुछ स्वर के चाबुक और बैल के टुकड़े चाहते हैं? जरूर जरूर। मेरे पिताजी कहते हैं कि कमर जानवर का सबसे पौष्टिक हिस्सा है। हाँ, उन्हें खाने के बाद लोगों की नाक से भी खून निकलता है। उन्हें कितना पौष्टिक होना चाहिए? अगर आप हमें कुछ हाथियों के टुकड़े ला सकते हैं तो यह सबसे अच्छा होगा। हम उन्हें खाने के बाद निश्चित रूप से बाघ बन जाएंगे। जियाओवू और अन्य लोग बहुत उत्साहित थे। उन्होंने सुना था कि पशु लिंग पोषण में समृद्ध थे, लेकिन उनके कुख्यात मजबूत स्वाद के कारण पहले कोई स्वाद नहीं लिया था। वे सचमुच अखाद्य थे, लेकिन उनकी वर्तमान असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए वे चूहे के स्वाद के बारे में बताए बिना जो कुछ भी पौष्टिक था उसे खा लेंगे। फेंग वुहेन को यह सुनकर और भी खुशी हुई। उसने मुस्कुराते हुए झांग दाशान से कहा, फिर हम आप पर भरोसा करेंगे, भाई झांग। स्वर्ग के नाम में क्या? झांग दशान ने बेकाबू होने की इच्छा महसूस की। उसने सोचा, क्या आप लोग यह नहीं बता सकते कि मैं व्यंग्य कर रहा हूँ? हाथी चिल्लाता है, मैं कुछ सूप बनाने के लिए आपके लिए एक वास्तविक मानव पेय क्यों नहीं खरीदा? पवित्र शेर टीकेट गंभीरता से, आप लोग मुझसे भी ज्यादा बेशर्म हैं। उसने उस कठोर वाक्य को छोड़ दिया, अपने कपड़े पहने और सामग्री खरीदने के लिए बाहर चला गया। क्योंकि जियाओ लो चाहता था कि वह इन पुरुषों की अच्छी देखभाल करे, स्वाभाविक रूप से वह उनके साथ उदासीन व्यवहार नहीं करेगा। श्री जियाओ, मैंने सुना है कि आपने श्री ली से लुओ की कार्यशाला के बारे में खबर प्रकाशित करने वाले रिपोर्टर चेन जियानबाई पर मुकदमा करने के लिए कहा है। क्या यह सच है? जो गुआनसोंग ने जियाओ लो के कार्यालय में प्रवेश करते ही सीधे विषय में प्रवेश किया। वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। हाँ, जियाओ लो ने अपने हाथों में कार्य रखा और उसे देखा, पूछा, क्या आपको इससे कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं। यदि हम मुकदमा जीतते हैं तो लो की कार्यशाला की प्रतिष्ठा बहाल हो जाएगी और हमारे पिछले ग्राहक वापस आ जाएंगे, जो गुआनसोंग ने ईमानदारी से कहा। उन्होंने कहा, लेकिन अगर हम हारते हैं तो हमारी प्रतिष्ठा गिरेगी। मैंने सुना है कि चेन जियानबाई ने सभी संवाददाताओं को जुटाया है और अगर हम केस हार जाते हैं तो वे हंगामा करने के लिए तैयार हैं। शियाओ लो ने मुस्कुराते हुए कहा, वह बहुत आश्वस्त है। बेशक वह है। उसे वापस लेने के लिए टेस्ट बड्स मिले हैं। श्री शियाओ, मुझे लगता है कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए। लो की कार्यशाला एक और झटका सहन नहीं कर सकती। हालांकि हम अभी भी पैसे खो रहे हैं, हर एक दिन नए ग्राहक आ रहे हैं। हमारे कई पुराने ग्राहकों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए हमारे मूनकेक का ऑर्डर दिया है। जब तक हम डटे रहेंगे, बुरे दिन निश्चित रूप से पीछे छूट जाएंगे। जारी रहो। कैसे? जियाओ लो जो गुआनसोंग के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सका। उन्होंने कहा, लो की कार्यशाला में 500 से अधिक श्रमिक हैं, जिनकी आजीविका हम पर निर्भर है। वित्त विभाग ने 40 लाख का कर्ज बताया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें 2 महीने में बंद करना होगा। अब हमारे सामने 2 ही रास्ते हैं, जियो या मरो। अध्याय 126, क्या वह झांग होंगड़ा है? अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। शियाओ लुओ का रवैया दृढ़ था। जू गुआनसोंग ने उन्हें चेन जियानबाई के खिलाफ अपना मुकदमा छोड़ने के लिए कभी नहीं मनाया। पिछली बार दोनों ने ऑफिस में बुरी शर्तों पर तलाक ले लिया था। इसने शियाओ लुओ को पहली बार जू गुआनसोंग पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया था। क्या बियर पेट के साथ जू गुआनसोंग वास्तव में स्वाद बर्ड्स का जासूस हो सकता है? दरअसल बिना किसी सबूत के संदेह अभी भी बना हुआ है। 2 दिनों के बाद उन्हें परेशान करने वाली खबर मिली।
उनके वफादार ग्राहकों में से एक कंपनी जिसने हर साल मध्य शरद ऋतु महोत्सव के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए मूनकेक का आदेश दिया, ने अचानक घोषणा की कि वे अब लुओ की कार्यशाला से नहीं खरीदेंगे। खबर एक साफ आकाश में गड़गड़ाहट के बोल्ट की तरह थी और लुओ के कारखाने के लिए एक घातक झटका था। फुके समूह विश्व स्तर पर शीर्ष 500 प्रक्रिया विनिर्माण उद्यमों में से एक था। अकेले जियांगचेंग में उनके कारखाने में 2,30,000 कर्मचारी थे। सभी घरेलू और विदेशी शाखाओं को मिलाकर उन्होंने कुल 1 मिलियन लोगों को रोजगार दिया। हालांकि लुओ की कार्यशाला को केवल जियांगचेंग और 2 अन्य शहरों में अपने संयंत्रों के लिए खाते प्राप्त हुए थे, लेकिन फुके समूह का आदेश $8 मिलियन था। फुके समूह निर्विवाद रूप से लुओ की कार्यशाला का सबसे बड़ा ग्राहक था। जब उन्होंने यह भयानक खबर सुनी तो लुओ के कारखाने के विभाग के प्रमुख गर्म पैन में चींटियों की तरह पीड़ित थे। वे जियाओ लुओ के कार्यालय में घुस गए और विशाल कमरा तुरंत जाम हो गया। श्री जियाओ, कृपया जल्दी करें और कुछ सोचें। यदि हम फुके समूह को खो देते हैं तो लुओ की कार्यशाला होगी। आह! उन्होंने अचानक हमारे मूनकेक क्यों ठुकरा दिए? अब हमें क्या करना चाहिए? क्या लुओ की कार्यशाला किसके लिए की गई है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। परेशान विभाग के प्रमुखों ने जियो लुओ के कार्यालय में उत्सुकता से इस मामले पर चर्चा की। वे आधारभूत कर्मचारी नहीं थे। वे, जिन्होंने इन अनिश्चित समय के दौरान कंपनी में रहने का विकल्प चुना था, लुओ के कारखाने से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। वे वास्तव में संगठन की कठिनाइयों के माध्यम से काम करना चाहते थे। हालांकि ये आवाजें जियाओ लुओ के स्वाद के लिए बहुत शोर थी। चुप रहो, प्लीज। बड़बड़ाना बंद करो। बॉस को बात करने दो। ठीक है, अनुसंधान और विकास विभाग से लुओ क्यूई चिल्लाया। वह एकमात्र विभाग प्रमुख थी जो काम करने के लिए औपचारिक कपड़े नहीं पहनती थी। उनका मानना था कि अनुसंधान और विकास में काम करने वाले लोगों को रचनात्मकता और प्रेरणा की आवश्यकता होती है, और वर्दी पहनने से उनकी प्रेरणा के स्रोत काफी कम हो जाते हैं। वह एक जीवंत पीले रंग की टी-शर्ट, पतनशील रिप्ड जीन्स और हल्के हरे रंग की रेखाओं के साथ स्नीकर्स पहने हुए थी। उसके चमकदार काले बाल उसके कंधों तक पहुंच गए और उसे एक अविश्वसनीय आकार के नीले स्टारफिश हेयरपिन से बांधा गया। उसके पास एक शुद्ध और युवा चेहरा था और उसने मेकअप पहना था, यहाँ तक कि पाउडर भी नहीं। फिर भी उसकी भौहों के बीच चुलबुलेपन का संकेत था। लुओ क्यूई के प्रकोप के बाद पूरा कार्यालय तेजी से चुप्पी में डूब गया। उन्होंने जियाओ लुओ की ओर अपनी आंखें घुमा दी। बॉस अपनी मेज पर बैठ गया, अपने बाएं हाथ से अपनी ठोड़ी को पकड़े हुए जैसे कि वह कुछ सोच रहा था। अंत में चुप्पी। जियाओ लुओ खड़े हुए और एक लंबी सांस छोड़ने के बाद कहा, चूंकि आप आखिरकार चुप हैं, इसलिए बोलने की मेरी बारी है। लुओ की कार्यशाला और फुके समूह ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंध के उल्लंघन के लिए जुर्माना कितना है? अनुबंध के उल्लंघन के लिए जुर्माना $10 मिलियन है। श्री जियाओ ली जिमिंग आगे बढ़े। वह थी जो व्यक्तिगत रूप से फुक समूह के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में शामिल थी। वह शियाओ लुओ के इरादों से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसने अपनी भौहें बुनी और अजीब ढंग से जारी रखा, लेकिन हमारा अनुबंध इस साल के मध्य शरद ऋतु महोत्सव की तारीख पर ठीक समाप्त हो जाएगा। अनुबंध समाप्त होने जा रहा है, आप कहते हैं? जियाओ लुओ ने अपनी भौहें बुनी। ली जिमेंग ने चुपचाप अपना सिर नीचे किया और जवाब दिया, हाँ, और मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने मूल रूप से स्टॉक वितरित करने के बाद अनुबंध को नवीनीकृत करने की योजना बनाई थी। फिर भी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फुक समूह होगा। मिस ली, मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि फुक समूह जैसे इतने बड़े ग्राहक के लिए पुराने अनुबंध की समाप्ति से पहले एक नया अनुबंध अग्रिम में क्यों नहीं तैयार किया गया था? जियाओ लुओ का स्वर कुछ ठंडा, कठोर और आलोचनात्मक था। ली जिमिंग ने अपना सिर और भी नीचे कर दिया और बुदबुदाया, मेरी गलती। उसकी आवाज मक्खी की तरह नरम थी। उसने ईमानदारी से उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह से होंगी। कुछ ही दिन पहले उसने मौखिक रूप से श्री झांग होंगड़ा के साथ सब कुछ पुष्टि की थी। वह फुके समूह के जियांगचेंग संयंत्र को चलाता था।
उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसे आश्वासन दिया था कि अनुबंध को मध्य शरद ऋतु महोत्सव के दिन नवीनीकृत किया जाएगा। कौन जान सकता था कि इतने कम समय में चीजें इतनी बदल जाएंगी। श्री जियाओ, मुझे लगता है कि सुश्री ली को दोष देने का कोई फायदा नहीं है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता अब फुक समूह को वापस लेना है, जू गुआनसोंग ने आश्चर्य में कहा। लो क्यूई ने कहा, वह सही है श्री जियाओ। मिस जिमेंग कभी भी फुके ग्रुप से इस पल में चोट का अपमान करने की उम्मीद नहीं करेगी। वे वास्तव में सिर्फ है बुरा है। शियाओ लो ने जल्द ही अपना संयम हासिल कर लिया। यह पहली बार था कि उन्होंने महसूस किया था लो की कार्यशाला के मालिक के रूप में उन्हें अभी भी इस भारी जिम्मेदारी को निभाने में एक लंबा रास्ता तय करना था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फुके समूह के मालिक के संपर्क में रहें। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता हूं। इसके अलावा मुझे टेस्ट बर्ड्स के ग्राहकों की एक सूची प्राप्त करें। मैं आज दोपहर तक अपनी मेज पर सूची चाहता हूं। यह लगभग अपरिहार्य था कि टेस्ट बर्ड्स ने उनके ग्राहक को फिर से छीन लिया था। बस इसके बारे में सोचकर शियाओ लो का गुस्सा भड़क उठा। वह एक शक्तिशाली वापसी करना चाहता था और न केवल फुके समूह का अधिग्रहण करना चाहता था, बल्कि उन सभी ग्राहकों को भी जब्त करना चाहता था जो टेस्ट बर्ड से संबंधित थे। जैसे ही उसने यह सब सोचा, लालच जियो लो की आंखों में क्रोध और खतरे के साथ चमक उठा। वे एक भेड़िया की आंखों की तरह थे। विभाग प्रमुख डर के मारे कार्यालय के आसपास मंडराते रहे। उन्होंने ऐसी आक्रामक आंखें पहले कभी नहीं देखी थी। इसके अलावा यह आक्रामकता संक्रामक लग रही थी जो जियो लो से अपने शरीर पर संचारित हो रही थी। उन्होंने एक खंडित चुप्पी में अपनी मुट्ठी भींच ली क्योंकि उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प उभरा। सुबह 10 बजे के बाद जियाओ लो, लो क्यूई और जू गुआनसोंग फुके समूह के बॉस झांग होंगड़ा से मिलने के लिए मिंगताई गोल्फ कोर्स में कार से पहुंचे। गोल्फ कोर्स के निवेशकों में से एक के रूप में श्री झांग लगभग हर दिन कुछ स्विंग के लिए यहां आते हैं, जू गुआनसोंग ने समझाया। लो क्यूई ने कहा, आपने उसे इस जगह पर एक बैठक में क्यों आमंत्रित किया? क्या आप चाहते हैं कि श्री जियाओ गोल्फ के साथ उनका मनोरंजन करें? शियाओ लो ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे देखने का वादा करके वह पहले से ही अपनी ईमानदारी दिखा रहा है। अनुबंध लाओ और उससे मिलने के लिए मेरे साथ आओ। अब तक जियाओ लो पूरी तरह से शांत हो गया था। वह हमेशा एक जानलेवा आभा में क्रोधित और सराबोर होने के दौरान व्यवसाय के बारे में बात नहीं कर सकता था, है ना? लो क्यूई खेल खेल में मुस्कुराया। इस तरह का व्यवहार मत करो। अधिक गंभीर रहो। जू गुआनसोंग ने तुरंत अपने चेहरे पर एक कठोर नजर के साथ उसे फटकार लगाई। लो क्यूई ने अपनी छोटी जीभ उस पर चिपका दी। जब वे गोल्फ कोर्स पहुंचे तो एक स्टाफ सदस्य उन्हें ड्राइविंग रेंज में ले गया। दूर से वे एक सफेद शर्ट और चमकदार कंघी वाले बालों के साथ काले धूप का चश्मा पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देख सकते थे। वह एक छाते के नीचे बैठा था, इत्मीनान से चाय की चुस्की ले रहा था और आगे देख रहा था। उसके बगल में काले रंग के टक्सीडो में 2 अंगरक्षक और एक सहायक खड़ा था। मॉडल जैसी आवरग्लास फिगर वाली 2 महिलाएं भी थीं, जो उनके कंधों और पैरों की ध्यानपूर्वक मालिश कर रही थी। क्या यह श्री झांग है? वह वास्तव में जानता है कि जीवन का आनंद कैसे लिया जाए। लो क्यूई ने उत्सुकता से पूछा। ओह प्यारे भगवान, क्या आप सिर्फ अपना मुंह जिप कर सकते हैं? इससे पहले कि हमें व्यवसाय के बारे में बात करने का मौका मिले, चीजों को गड़बड़ न करें, जू गुआनसोंग ने उत्तेजित होकर जवाब दिया। झांग होंगड़ा ने ठहाके से हंसते हुए कहा, हमारा अनुबंध पहले ही समाप्त हो चुका है। मैं एक नया आपूर्तिकर्ता क्यों नहीं चुन सकता? क्या आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे ऐसा करने के लिए आपकी सहमति की आवश्यकता है? उन्होंने कहा, बेशक आपको हमारी सहमति की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि दोनों पक्ष पहले ही 3 साल तक एक साथ काम कर चुके हैं, इसलिए मैं मानूंगा कि हमारे बीच पहले से ही कुछ भावनात्मक लगाव है। जब आपने अचानक कहा कि आप हमसे अपने मूनकेक ऑर्डर नहीं करेंगे, श्री झांग, हमारे लिए यह महसूस करना उचित है कि आप हमें लात मार रहे हैं जब हम पहले से ही नीचे हैं। यद्यपि व्यवसाय का क्षेत्र युद्ध के क्षेत्र की तरह है और कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन अनंत लाभ हमेशा के लिए रहता है,
क्या आपको डर नहीं है कि आप अपने मूल व्यापार साथी को ऐसे ही छोड़कर अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल कर लेंगे? क्या अन्य कंपनियों को भविष्य में फुके समूह के साथ सहयोग करने से पहले बहुत सी चीजों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी? झांग होंगड़ा ने उसे देखा और खेलकर कहा, यह वास्तव में है कि मैंने लो की कार्यशाला के साथ 3 साल तक काम किया है। लेकिन मैं श्री फांग चांगमियाओ को जानता हूँ। जहाँ तक आपकी बात है, मैंने पहले कभी आपका नाम नहीं सुना है, नहीं मुझे आपकी क्षमताओं की सीमा के बारे में पता है। मेरे लिए आप सिर्फ एक अजनबी हैं। क्या आपको लगता है कि मैं एक अजनबी को $8 मिलियन का ऑर्डर सौंप दूंगा? बस किसी से भी पूछें और वे आपको बताएंगे कि ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। आज मेरे आने का कारण यह है कि आप, श्री झांग, मुझे जान सकें। मुझे उम्मीद है कि आप पुनर्विचार कर सकते हैं और हमारी आपूर्ति के लिए फिर से चुन सकते हैं। पुनर्विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही टेस्ट बर्ड्स के श्री फैंग से बात की है। आज से फुके समूह केवल टेस्ट बर्ड्स के साथ सहयोग करेगा, झांग होंगड़ा ने स्पष्ट रूप से कहा। जैसे ही शब्द गिरे, प्रवेश द्वार से हार्दिक हंसी का विस्फोट आया। जैसे ही वे आवाज की ओर मुड़े, एक टक्सीडो में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था और सोने के रंग का चश्मा पहने हाथ में सिगरेट लिए उनकी ओर बढ़ रहा था और उसके साथ कई लोग थे जो उनके अंगरक्षकों की तरह लग रहे थे। उसकी हेयरलाइन वास्तव में ऊंची थी, इस प्रकार उसके पूरे माथे को उजागर किया। जाहिर है कि उसके बाल रंगे हुए थे। यह इतना काला था कि यह चमक रहा था। उसके पास एक बहुत ही धन्य चेहरा था क्योंकि यह बहुत मांसल था, जाहिर है। उस आदमी को देखकर झांग होंगड़ा तुरंत खड़ा हो गया, अपने धूप का चश्मा उतार दिया और उत्साहपूर्वक उसकी ओर चला गया। आप आखिरकार यहाँ है, भाई फांग। मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने हाथ मिलाया। भाई झांग, मुझे वास्तव में खेद है। हमारा देश अब समृद्ध हो गया है और हर किसी के पास एक कार है। सड़कें वास्तव में भीड़-भाड़ वाली है। मैं देर से पहुंचने के लिए माफी मांगता हूँ। यह ठीक है। आओ, एक सीट पर बैठो और कुछ चाय पियो। यह उच्च गुणवत्ता वाली लॉन्गजिंग चाय है। झांग होंगड़ा ने मुस्कान के साथ चाय डाली। जियाओ लो के प्रति उनके दृष्टिकोण की तुलना में यह सचमुच आकाश और जमीन के बीच का अंतर था। वह टेस्ट बर्ड का मालिक है, जू गुआनसोंग ने जियाओ लो के कानों से फुसफुसाया। जियाओ लो पहले से ही उसे अपने परिचय के बिना जानता था। इसके अलावा झांग दशान ने पहले से ही उनके लिए फांग चांगलेई की जानकारी की व्यवस्था की थी, उनकी तस्वीर के साथ। ओह, क्या यह लो की कार्यशाला के उप प्रबंधक श्री जू नहीं है? आप यहाँ क्यों आए हैं? वास्तव में फेंग चांगमियाओ ने जियाओ लो, जू गुआनसोंग और बाकी को लंबे समय तक देखा था। वह अपना सिर उठा रहा था और इस पल आश्चर्यचकित होने का नाटक कर रहा था। वे मुझे वापस चाहते हैं। झांग होंगड़ा एक घृणित चेहरे के साथ चाय डाल रहा था, लेकिन मैं कभी भी एक कचरा कंपनी के साथ काम नहीं करूंगा जिसमें खाद्य सुरक्षा की समस्याएं हैं। यह बेकार है कि वे आए हैं। कचरा कंपनी? लो क्यूई अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। झांग होंगड़ा अंदर से बाहर एक झटका था। अपने अपमानजनक भाषण को एक तरफ रखते हुए उनके प्रति उनका रवैया सीधे भयानक था। यह देखकर कि फांग चांगलेई बैठ सकती है और उसके साथ चाय पी सकती है, उसका निहित क्रोध फूट पड़ा। वह झांग होंगड़ा पर चिल्लाई, तुम कचरा हो। आपका पूरा परिवार कचरा है। आसपास की हवा हिमांक बिंदु तक गिर गई। जू गुआनसोंग का चेहरा हरा हो गया क्योंकि उसके दिल में एक आवाज सुनाई दी, हम फंस गए हैं। फांग चांगलेई ने हंसते हुए कहा, क्या कम पढ़ी लिखी युवा महिला है? उसे एक थप्पड़ मारो। जब टक्सीडो पहने एक भारी आदमी ने उसे सुना तो वह एक गंभीर चेहरे के साथ आगे बढ़ा, अपनी प्रशंसक जैसी हथेली उठाई और हिंसक रूप से इसे लो क्यूई के चेहरे की ओर लहराया। लो क्यूई डर गया था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये लोग थप्पड़ मारने का सहारा लेंगे जब वे किसी के साथ एक ही पृष्ठ पर नहीं होंगे। इस समय गोरी त्वचा वाला एक विशाल हाथ एक तरफ से आया, अपनी सभी 5 पतली और लंबी उंगलियों को फैलाया और काले रंग की कलाई में भारी आदमी को पकड़ लिया।
उनका पंखे जैसा हाथ बीच हवा में रुक गया और गति में बाधा उत्पन्न हुई। लो क्यूई ने करीब से देखा और आश्चर्यचकित और गहराई से हिलने से खुद को रोक नहीं सका। उसने धीरे से उसके होठों से पुकारा, बॉस। जियाओ लो ने ब्लैक की कलाई में भारी आदमी को पकड़ लिया क्योंकि उसने फांग चांगले को जोर से देखा। मुझे लगता है कि मैं अपने लोगों को शिक्षित करने वाला रहूंगा, श्री फेंग। ओ! फेंग चांगमियाओ ने शियाओ लो को गहराई से देखा। उन्होंने अपने हाथ हिलाए, काले रंग के भारी आदमी को नीचे हटने का संकेत दिया। फिर उन्होंने तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ कहा, मुझे लगता है कि आप जियाओ लो हैं, जिन्होंने श्री चू से लो की कार्यशाला संभाली थी। मैंने सुना है कि 2 महीने पहले आप अभी भी हुआहाई कॉरपोरेशन में एक नियमित कर्मचारी थे। आप कितने भाग्यशाली रहे होंगे कि आपने श्री चू का पक्ष हासिल किया और लो के कारखाने के मालिक बन गए। वाक्यांश एक ही बंधन में आकाश तक पहुंचे बिल्कुल आप जैसे लोगों को संदर्भित करता है। गहरी अवमानना के साथ स्वर में बदलाव के बाद, हालांकि एक ही बंधन में आकाश तक पहुंचना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसके विपरीत कोई बुरी तरह से गिर जाएगा, बहुत बुरी तरह से। अध्याय 128 मैं आपको धमकी दे रहा हूँ। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। हमारे पास आप जमीन पर हैं, श्री फेंग। अगर मैं आसमान से गिरा तो आप निश्चित रूप से मेरे मांसकुशन होंगे। तब तक हमारी दोनों हड्डियां टूट चुकी होंगी। क्या मैं सही हूँ? जियाओ लो ने एक झूठी मुस्कान के साथ फेंग चांगले को देखा। फांग चांगले के चेहरे पर मुस्कान एक पल में मंद हो गई। जैसे ही उसने अपने होठों से सिगरेट हटाई, उसके चेहरे पर धुआं फैल गया। उन्होंने कहा, एक युवा के लिए इतना अहंकारी होना अच्छा नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप अपने उस गुस्से की जांच करें, अन्यथा आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि भविष्य में आपको क्या मारता है। जियाओ लो ने जवाब दिया, ठीक है, हर किसी को जल्द या बाद में मरना होगा, लेकिन मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि आप मेरे करने से पहले मरने जा रहे हैं, श्री फेंग। आखिरकार आप एक गीजर हैं जो उन्नत उम्र को भुना रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए यह एक बीमारी है। आप आसानी से, आप जानते हैं, किसी भी समय बाल्टी को किक मार सकते हैं। तुम। फांग चांगले ने गुस्से में अपनी आंखें चौड़ी कर ली क्योंकि वह जियाओ लो को गुस्से से देख रहा था। बम। झांग होंगड़ा ने मेज को पटक दिया और खड़ा हो गया। वह उदास आंखों से जियाओ लो को घूरता है, चिल्लाता है, यहाँ से चले जाओ, बच्चे। इस जगह में आपका स्वागत नहीं है। यह केवल अब था कि जू गुआनसोंग ने अपना होश हासिल किया। उन्होंने एक अजीब मुस्कान डाली और मध्यस्थ के रूप में सेवा करने के लिए आगे बढ़े। शांत हो जाओ श्री झांग। आप भी, श्री फेंग। श्री जियाओ यहाँ गलती पर है, इसलिए मैं उसे माफी मांगने के लिए कहूँगा। कृपया इसे अपने पास न आने दें। झांग होंगड़ा और फांग चांगले का रंग थोड़ा नरम हो गया। वे स्पष्ट रूप से जियाओ लो से माफी पाने की परवाह करते थे। श्री जियाओ, आप क्या कर रहे हैं? जल्दी करो और श्री झांग और श्री फैंग से माफी मांगो। जू गुआनसोंग ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था। वे यहाँ व्यापार के बारे में बात करने के लिए आए थे और उन्हें झांग होंगड़ा की मदद की जरूरत थी, तो जियाओ लो को लड़ाई क्यों उठानी पड़ी? यह हास्यास्पद से परे था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मिस्टर जू, क्या आप अभी भी अनजान हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? श्री झांग हमें देखने के लिए सहमत हो गए हैं क्योंकि वह हमें श्री फैंग के सामने बुरा दिखाना चाहते हैं। मैं माफी नहीं मांगूंगा। यहाँ तक कि अगर मैंने किया तो वह लो की कार्यशाला के साथ अपने अनुबंध को कभी भी नवीनीकृत नहीं करेगा, जियाओ लो ने ठंडा जवाब दिया। अपने गुस्से के साथ जिसने भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की, चाहे वह कोई भी हो, वह उसकी आंखों में केवल एक पिस्सू था। हाँ, मैं श्री जियाओ का समर्थन करता हूँ। लो क्यूई ने जियाओ लो के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। ऐसा नहीं था कि लोगों को व्यवसाय के बारे में बात करनी चाहिए। शुरुआत से ही झांग होंगड़ा का रवैया उनके प्रति उदासीन था। जब फांग चांगले आए थे तो उन्होंने यह भी कहा था कि लो की कार्यशाला कचरा थी। यह एक गंजे चेहरे का अपमान था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लो की कार्यशाला कितनी भयानक हो सकती है,
फिर भी इसे अपनी गरिमा और गौरव को संरक्षित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। चुप रहो, लो क्यूई। आग की लपटों को हवा देना बंद करो। श्री जियाओ समझदार नहीं है, लेकिन क्या आपको उनके उदाहरण का भी पालन करना चाहिए? जू गुआनसोंग ने उस पर गरजते हुए कहा, हालांकि ज्यादातर ऐसा लगा जैसे वह एक दूसरे के कंधे पर गाली दे रहा था। श्री जू, आप प्रतिभाशाली हैं। आपने लोगों की कार्यशाला में अपने आप को इतना खराब व्यवहार करने की अनुमति क्यों दी है? अब अपनी कंपनी को देखो। यह नए लोगों से भरा है जो शायद ही अपना संयम बनाए रख सकते हैं। यदि आप लोगों की कार्यशाला में रहते हैं तो आपका भविष्य धुंधला हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको स्वाद की कलियों पर आना चाहिए। आपके अनुभव और क्षमताओं के साथ मुझे विश्वास है कि भाई फैंग आपको लेने के लिए बहुत इच्छुक होंगे, झांग होंगड़ा ने जल्दबाजी में कहा। शियाओ लो के लोगों को अपने बॉस के सामने दूसरी कंपनी में शामिल होने के लिए राजी करना उच्चतम स्तर पर अपमान था। फांग चांगलेई ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, यह एक महान सुझाव है। मैं प्रतिभा को सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ। यदि आप हमारे साथ जुड़ने के इच्छुक हैं, श्री जू, मैं आपको टेस्ट बर्ड का उप प्रबंधक बना दूंगा। इस तरह मैं पर्दे के पीछे पूरी तरह से पीछे हट सकता हूं और एक लंबी छुट्टी ले सकता हूं। यद्यपि आप केवल एक उप प्रबंधक होंगे, फिर भी आपको लोगों की कार्यशाला में अब की कमाई की तुलना में काफी अधिक भुगतान किया जाएगा। जू गुआनसोंग बेहद खुश था। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, श्री फेंग, आपके दयालु प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं लोगों की कार्यशाला से गहराई से जुड़ा हुआ हूँ। यह कंपनी मेरे लिए एक परिवार की तरह है। अमीर हो या गरीब, एक परिवार वैसा ही रहता है जैसा वह है। मेरा अपने परिवार को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। क्या ऐसा है? कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। फांग चंगले ने अपनी चाय की प्याली उठाई और एक घूंट लिया। जियाओ लो ने एक मंद मुस्कान के साथ अपने हाथों को ताली बजाना शुरू कर दिया। मिस्टर फैंग, मिस्टर झांग, मेरे आदमियों को मेरे सामने अपने रैंक में शामिल होने के लिए राजी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आप खुशी से गर्व कर रहे हैं। तुम अभी तक चिल्ला क्यों नहीं रहे हो? क्या मुझे अपने आदमियों से कहना चाहिए कि वे आपको बाहर निकालने के लिए मजबूर करें? झांग होंगड़ा जियाओ लो के प्रति विनम्र नहीं थे। उसकी नजर में यह बच्चा उसके साथ व्यापार करने के लिए बिल्कुल योग्य नहीं था। अपने शब्दों का उपयोग करते हुए वह एक बॉस था जिसके पास पूरी तरह से जघन बाल भी नहीं थे। वह सचमुच एक अक्षम बच्चा था जो स्वयं की बढ़ी हुई भावना के साथ टक्सीडो में था। यह आवश्यक नहीं होगा, श्री झांग। जब मैं अपना काम खत्म कर लूंगा तो मैं चला जाऊंगा। जियाओ लो के चेहरे पर हमेशा एक गूढ़ मुस्कान थी जिसे देखना असंभव था। आपका काम? झांग होंगड़ा ने कहा, मेरा सुझाव है कि आप हार मान ले। फुके समूह के आदेश को पुनः प्राप्त करने के बारे में भी मत सोचो। हम आपको एक पैसा भी नहीं देंगे। लोगों की कार्यशाला जैसी कचरा कंपनियों को जल्दी करना चाहिए और बंद कर देना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि आप जियांगचेंग में खुद को अपमानित करें। न केवल जियो लो, बल्कि जू गुआनसोंग भी यह सुनकर गर्म हो गए। भाई झांग, आप इस तरह से उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएंगे। मिस्टर जू और उस छोटी लड़की को देखो। आपने उन्हें इतना गुस्सा दिलाया है। उन्हें कम से कम थोड़ा सा चेहरा बचाने दे, ठीक है? आखिरकार वे अभी भी एक कंपनी के कार्यकारी सदस्य हैं। फांग चांगले ने आग पर तेल फेंकते हुए कहा। जियाओ लो के चेहरे पर गुस्से का एक भी भाव नहीं दिखा। वह खुद से बैठ गया, चाय का बर्तन उठाया और झांग होंगड़ा और फांग चांगले के ठीक सामने सीधे उसमें से पिया। जब वह समाप्त हो गया तो उसने हिप्पी जैसी मुस्कान के साथ झांग होंगड़ा से कहा, मुझे लगता है कि मैं समझता हूँ। श्री झांग, आप कह रहे हैं कि आप लोगों की फैक्ट्री की तुलना में एक कुत्ते को फुक समूह का आदेश देना पसंद करेंगे, है ना? झांग होंगड़ा, जो पहले से ही नाराज थे, ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, बिल्कुल। मैं आपको कोई आदेश नहीं दूंगा, भले ही यह केवल एक पैसे के लायक हो। ओह, तो आपकी आंखों में श्री झांग, श्री फैंग एक कुत्ता है, जियाओ लो ने एक स्वर में कहा जैसे कि वह प्रबुद्ध था। तुम बदमाश, क्या बकवास कर रहे हो? क्या आप वास्तव में विश्वास करते हैं
कि मैं आपको जमीन पर पीट करके यहाँ से बाहर जाने दूंगा। फांग चंगले गुस्से में फंस गया। इसी तरह झांग होंगड़ा भी शियाओ लो में चमक रहे थे। उसका चेहरा बारी बारी से खिल रहा था। उन्होंने पहले कभी जियाओ लो जैसे कपटी व्यक्ति का सामना नहीं किया था। मिस्टर फैंग, यह मैं नहीं था जिसने आपको कुत्ता कहा था, तो आप मुझ पर क्यों भौंक रहे हैं? चिल्लाक्स, ठीक है, आओ बैठो, हमें एक अच्छी बातचीत करने दे। मिलनसारिता धन को आकर्षित करती है ना? शांति धन पैदा करती है। शियाओ लो ने फांग चांगलेई और झांग होंगड़ा के लिए चाय डालते हुए मुस्कुराया। फिर उन्होंने अपना चाय का कप उठाया और कहा, चीयर्स श्री फैंग, श्री झांग। कृपया इस कप चाय को मेरी माफी के रूप में स्वीकार करें। दोनों आदमी उसे अपने चेहरे हिलाकर देख रहे थे। वे सोच रहे थे, तुमने सीधे चाय के बर्तन से पी लिया है, तो अब कौन इससे चाय पीना चाहता है? इसका क्या अर्थ है? झांग होंगड़ा ने गंभीर चेहरे के साथ पूछा। कुछ भी नहीं, सटीक होने के लिए। लेकिन आप जानते हैं, मैं नाखुश हूं कि आपने बार बार मेरी कंपनी को कचरा कहा। मेरे सामान्य स्वभाव के आधार पर आपको अब तक आपातकालीन कक्ष के रास्ते पर होना चाहिए। हाँ, क्या आपको लगता है कि आप मुझे खुद से वहां भेज सकते हैं? झांग होंगड़ा ने तिरस्कार से भरी आंखों के साथ मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया। हाँ। जियाओ लो ने ध्यान से सिर हिलाया। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसके हाथ में चाय का प्याला उसकी 5 उंगलियों के भारी बल को सहन नहीं कर सका। एक जोरदार दरार के बाद यह एक पल में बिखर गया, जिससे मेज पर मलबा बिखर गया। चाय, जो अब गर्म नहीं थी, जियाओ लो की उंगलियों के माध्यम से बूंद बूंद गिरती रही। इस छोटे से प्रदर्शन ने झांग होंगड़ा और फांग चांगलेई को गहराई से चौंका दिया, और वे दोनों खतरे के जवाब में सीधे बैठ गए। काले रंग में उनके अंगरक्षकों के हावभाव में थोड़ा बदलाव आया। जियाओ लो की उंगलियां अपने नंगे हाथों से कैल्सीनयुक्त चीनी मिट्टी के बर्तन चाय के कप को कुचलने के लिए कितनी मजबूत थी। लो क्यूई ने जियाओ लो को भारी प्यार से देखा। उसे लगा जैसे उसका बॉस एक सच्चा हीरो है। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? झांग होंगड़ा ने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। मैं माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ। मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। मेरी निचली रेखा को मत छू। आप हमारे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकते हैं, लेकिन हमारा अपमान न करें। जियाओ लो के चेहरे पर गर्म मुस्कान गायब हो गई और ठंड से बदल दिया गया, जिससे उनकी हड्डियों में ठंड लग गई। झांग होंगड़ा के मुंह के कोने हिल गए। यह पहली बार था जब उन्हें अपने से कम उम्र के किसी व्यक्ति द्वारा धमकी दी गई थी, जो अविश्वसनीय रूप से उत्तेजित था। हालांकि उन्होंने कोई अपमानजनक टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं की और केवल जियाओ लो पर अटूट रूप से चकाचौंध की। अध्याय 129 प्रतियोगिता। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। अध्याय 129 प्रतियोगिता। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। जैसे कि वह मेजबान था, जियाओ लो ने एक और कप लिया और खुद को कुछ चाय डाली। उन्होंने झांग होंगड़ा को इत्मीनान से देखा और पूछा, श्री झांग, मैंने सुना है कि आप अक्सर गोल्फ कोर्स का दौरा करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपका खेल ठीक है। क्या आप मेरे साथ एक राउंड खेलने में रुचि रखते हैं? झांग होंगड़ा अपनी हंसी को रोक नहीं सका और ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। उसने शियाओ लो की ओर इशारा करते हुए फांग चांगलेई से कहा, भाई फांग, क्या तुमने उसे सुना? इस बच्चे ने कहा कि वह मेरे साथ गोल्फ खेलना चाहता है। भाई झांग, चूंकि वह यातना देना चाहता है, बस उसे जाने दो। फांग चांगलेई ने जियाओ लो को देखा जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रहा था। जियांगचेंग के मालिकों की लीग के बीच कोई भी गोल्फ में झांग होंगड़ा की दक्षता से अनजान नहीं था। उन्होंने एक बार संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित मास्टर्स टूर्नामेंट में एक चमत्कारी होल-इन-टू हासिल किया था। गोल्फ में झांग होंगड़ा के साथ प्रतिस्पर्धा करना वाक्यांश नए पैदा हुए बछड़ों को बाघों से नहीं डरते वाक्यांश का एक आदर्श एहसास था। जियाओ लो ने उनकी मेलोड्रामाटिक बातचीत को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने हाथ बढ़ाए, लो क्यूई से अनुबंध लिया और इसे मेज पर रखा।
उन्होंने मुस्कुराते हुए झांग होंगड़ा की ओर देखा और फिर कहा, मिस्टर झांग, अगर मैं जीतता हूँ तो आप इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे, और अगर मैं हार गया तो मैं लोगों की फैक्ट्री को आपके पास गिरवी रख दूंगा। क्या आप गंभीर हैं? झांग होंगड़ा की आंखें उसकी आंख के सॉकेट में उभरी। यद्यपि लोगों का कारखाना अपने गौरव के दिनों से बहुत आगे निकल चुका था, लेकिन एक पुराना वाक्यांश था, एक भूखा ऊंट अभी भी घोड़े से बड़ा है। यदि वह लोगों के कारखाने का अधिग्रहण कर सकता है तो यह उसके लिए काफी लाभ होगा। मेरा मतलब हमेशा वही है जो मैं कहता हूँ, जियाओ लो ने कहा। अकेले शब्द सबूत नहीं है। झांग होंगड़ा ने अपनी उंगलियों को काट लिया और अपने एक कर्मचारी को बुलाया, उसे कैमरे के साथ अब से हुई हर चीज को रिकॉर्ड करने का आदेश दिया। जियाओ लो के मुंह के कोने एक चंचल चाप में उठे। क्या आप हमेशा अपने काम में इतने रूढ़िवादी हैं, श्री झांग? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने कहा, यह मेरी सामान्य शैली है। क्योंकि आप मेरे साथ एक मैच चाहते हैं, श्री जियाओ, मैं आपको आपका अनुरोध स्वीकार कर दूंगा। अगर मैं जीतता हूं तो लोगों की कार्यशाला मेरी होगी, और अगर मैं हार जाता हूं तो मैं आपको $8 मिलियन का ऑर्डर दूंगा। क्या यह सही है? झांग होंगड़ा उत्साहित था और उसने अपनी आंखों से लालच को बाहर निकाला। बिल्कुल, जियाओ लो ने सिर हिलाया। क्योंकि आपकी शर्त इतनी बोल्ड है, इसलिए मैं आपको अपनी ईमानदारी के साथ सबसे अच्छा व्यवहार करूंगा। $8 मिलियन के अलावा मैं आपको हमारे नानचेंग और बहई सिटी संयंत्रों से भी ऑर्डर दूंगा। यह कुल $15 मिलियन है। यदि आप जीतते हैं तो यह $15 मिलियन का ऑर्डर लोगों की फैक्ट्री से संबंधित होगा, झांग होंगड़ा ने जोर से कहा। उन्होंने केक का एक बड़ा टुकड़ा फेंक दिया ताकि जियाओ लो अपने शब्द से पीछे न हट सके। $15 मिलियन? जू गुआनसोंग और लो क्यूई हैरान थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गतिरोध की स्थिति खुद को शांत करेगी जब वे एक बार फिर मूनकेक ऑर्डर के चारों ओर घूमने वाले विषय पर लौट आए। और तो और, ऑर्डर की रकम पहले से दोगुनी हो गई थी। लेकिन यह याद करने के बाद कि यह केवल एक दाव था और लोगों की सभी कार्यशाला $15 मिलियन के लिए दाव पर थी, जू गुआनसोंग ने तुरंत अपना धैर्य खो दिया। श्री जियाओ, ऐसा मत करो। गोल्फ में श्री झांग का कौशल पूरे जियांगचेंग शहर में अच्छी तरह से जाना जाता है। आपके पास उसे हराने का कोई मौका नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों की कार्यशाला पर दाव लगाना आपके लिए एक गलती है। बॉस, हम अब यह अनुबंध नहीं चाहते हैं। कृपया उसके साथ प्रतिस्पर्धा न करें, लो क्यूई ने भी सलाह दी। जियो लो ने उन्हें रोकने के लिए अपने हाथ उठाए। उन्होंने उत्तेजक आंखों से झांग होंगड़ा को देखा। आपके शब्द, श्री झांग। $15 मिलियन का ऑर्डर, क्या यह सही है? झांग होंगड़ा ने सिर हिलाया, कहा, हाँ, आपने मुझे सही सुना। आह, यह इतना दुर्लभ है कि कुछ आपको इतना खुश कर सकता है, भाई झांग। मैं आप लोगों के साथ मस्ती में क्यों नहीं शामिल हो जाता? फांग चांगलेई ने हाथ हिलाया और अपने सहायक से चेक लिया। फिर उसने चेक पर केवल $5 मिलियन लिखा और शियाओ लो को भयावह इरादों के साथ देखा। यदि आप जीतते हैं तो ये $5 मिलियन आपके होंगे। लेकिन अगर भाई झांग जीतता है तो मुझे लो की फैक्ट्री से एक पैसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे सामने घुटने टेक दें, अपने आप को 2 शक्तिशाली थप्पड़ दें और जोर से कहें, मैं कचरा हूं। लेकिन यह हमारे बिग बॉस के लिए अपमानजनक होगा, लो क्यूई ने कहा। हाँ, बिल्कुल। मैं उनका अपमान कर रहा हूँ, फांग चांगलेई ने धमकी भरे अंदाज में कहा। उन्होंने इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया। लो क्यूई चिढ़ गया था, लेकिन उसे उसका खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं मिला। फेंग चांगलेई ने अपनी आंखें झुका ली और जियो लो से अवमानना के साथ कहा, यदि आप पर्याप्त साहसी नहीं हैं, तो आप मना कर सकते हैं। क्योंकि आप मुझे पैसे देना चाहते हैं, तो मैं क्यों मना करूंगा? मैं संभवतः पैसे का विरोध नहीं कर सकता, क्या मैं सही हूँ? शियाओ लो खेल खेल में मुस्कुराया। फांग चांगलेई हंसने लगे। तुम बहादुर हो। आपके पास बस थोड़ी आत्मचेतना की कमी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्हें विश्वास नहीं था कि जियाओ लो कभी गोल्फ में झांग होंगड़ा को हरा सकते हैं।
अन्यथा वह सिर्फ देखने और कुछ भी नहीं करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि झांग होंगड़ा ने मूनकेक ऑर्डर पर दाव लगाया था। जियो लो ने कोई जवाब नहीं दिया। वह झांग होंगड़ा को देखने के लिए मुड़ा और कहा, तो हम कैसे प्रतिस्पर्धा करते हैं? चलो चीजों को सरल रखें। हम प्रत्येक 3 क्षेत्र में 5 ड्राइव करेंगे। फिर हम छेद से 5 गेंदों की दूरी का योग करेंगे। जो कोई भी छोटा मूल्य जमा करता है वह जीतता है, झांग होंगड़ा ने तिरस्कार में कहा। ठीक है, इसलिए यह सेट है। जियाओ लो उदासीन रूप से मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद कैडी ने क्लब को सौंप दिया। दूरी मापने के लिए समर्पित कर्मचारी सुरक्षा क्षेत्र में खड़े थे, जो अपनी ड्यूटी करने के लिए किसी भी समय बाहर निकलने के लिए तैयार थे। जू गुआनसोंग और लो क्यूई बेचैनी से किनारे खड़े थे। गोल्फ में प्रवीणता वर्षों के अभ्यास के माध्यम से जमा की गई थी। जियाओ लो जैसे युवा के लिए, जो ऐसा भी नहीं लगता था कि वह गोल्फ खेलना जानता था, वह झांग होंगड़ा जैसे अनुभवी व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकता है? सबसे भयानक बात यह थी कि उन्होंने लो की कार्यशाला को संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किया था। यह आत्महत्या नहीं तो और क्या था? शियाओ लो को पीछे हटने से रोकने के लिए झांग होंगड़ा ने तेजी से एक क्लब लिया और 3 क्षेत्र की ओर बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं पहले जाऊंगा। उन्होंने कुशलतापूर्वक अपनी स्विंग मुद्रा ली, छेद पर एक नजर डाली, अपना क्लब उठाया और गेंद को वेश्या से मारा। गोल्फ की गेंद हवा के माध्यम से खूबसूरती से घूमती है और फिर हरे रंग पर सटीक रूप से गिरती है और कुछ दूर आगे लुढ़कती है। गोल्फ कोर्स के कर्मचारी तुरंत मापने वाले टेप के साथ दौड़े, छेद से गेंद की दूरी का सटीक अनुमान लगाया। 1.3 गज। जब कर्मचारियों ने परिणाम की सूचना दी तो लो क्यूई और जू गुआनसोंग घबरा गए। यह बहुत डरावना था। उन्होंने एक झटके में गेंद को लगभग डुबो दिया। झांग होंगड़ा निस्संदेह एक गोल्फ प्रो था। अच्छा शॉट, फांग चंगले ने तालियां बजाईं। अपने कौशल के साथ, भाई झांग, आप जियांगचेंग में किसी को भी हरा सकते हैं। आप मुझे खुश करते हैं, भाई फैंग, लेकिन यह क्लब मेरे लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। मैं गेंद को छेद के करीब ले जा सकता था। झांग होंगड़ा इस बारे में काफी आश्वस्त थे। उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह घमंड कर रहा है। हाँ, हमें आगे एक छेदेनवन दिखाओ। फांग चंगले हंसे। झांग होंगड़ा ने एक शब्द भी नहीं कहा। उनकी चुप्पी सबसे अच्छा जवाब था। हालांकि वह एक छेदेनवन को खींचना चाहते थे और जियाओ लो को पूरी तरह से छोड़ना चाहते थे। श्री जियाओ, अब आपकी बारी है। चीजों को धीरे धीरे लेना याद रखें और क्लब को अपने हाथों से बाहर न घुमाएं। फांग चांगले ने जियो लो की ओर हाथ हिलाया। वह जियाओ लो को खुद को मूर्ख बनाने के लिए उत्सुक था। आराम करो, श्री जियाओ। यह केवल पहली गेंद है। इसके बाद भी आपके पास 4 और हैं, झांग होंगड़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उसे कैसे देखता था। उसे लगा कि जियाओ लो सिर्फ एक दोस्त था, गोल्फ में उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। क्या यह मौत की तलाश नहीं थी? कोई दबाव नहीं। जियाओ लो ने अपनी चाय का आखिरी हिस्सा लिया, खड़ा हो गया और सीधे 3 क्षेत्र की ओर बढ़ गया। बॉस, लो क्यूई ने उत्सुकता से सब कुछ देखा। यहाँ गलती के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि 1.3 गज इतनी करीबी दूरी थी। जियाओ लो संभवतः गेंद को छेद के करीब कैसे ला सकता है? जू गुआनसोंग की भौहें एक साथ बुनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह गंभीरता से किसी बात पर विचार कर रहा हो। अध्याय 130, अनुबंध पर हस्ताक्षर करें और मैं आपको बताऊंगा। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। जियाओ लो तुरंत अपने निशान की ओर नहीं बढ़े। इसके बजाय उन्होंने अपने कैडी को गोल्फ की गेंद को ब्लैक टी मार्कर पर रखने के लिए गति दी, जो उस छेद के लिए सबसे लंबे यार्ड वाला बिंदु था। आप क्या कर रहे हैं, अध्यक्ष जियाओ? फांग चांगले ने इस कदम पर तिरस्कारपूर्ण तरीके से सवाल उठाया। उन्होंने अपने अपमान और उत्साह के लुक को छिपाने की कोशिश नहीं की, जैसे कि वह अपने दर्शकों का मनोरंजन करते हुए एक जेस्टर देख रहे थे। जियाओ लो ने जो भी कोशिश की, उसके बावजूद फेंग यह नहीं देख सका कि जियाओ झांग होंगड़ा की बढ़त के खिलाफ अपनी स्थिति कैसे ठीक कर सकता है। उन्हें शियाओ लो की कार्रवाई बहुत मजेदार लगी।
जियाओ लो ने फांग चांगले के उपहास का जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। टी बॉक्स में कदम रखते हुए उन्होंने अपने ड्राइवर को अपने कैडी से लिया और अपनी टी की ओर चल दिया। झांग होंगड़ा ने स्टीवर से चाय का एक ताज़ा दौर बनाने के लिए टीपॉट बदलने के लिए कहा। झांग आत्मविश्वास से भरा हुआ था, संतोष की गहरी भावना के साथ अपने चाय के कप से धीरे धीरे चुस्की ले रहा था। आधे रास्ते में ही शियाओ लो अपने स्कोर के करीब भी नहीं पहुंच सके। गोल्फ के खेल पर लो की कार्यशाला के लिए क्या एक तरीका है। वह अपने उल्लास को छिपा नहीं सका। दिंग, बधाइयाँ, आपने 500 अंकों की कीमत पर गोल्फ कौशल हासिल किया है। सिस्टम की डिजिटल वॉइस नोटिफिकेशन ने जियो लो के साइबरएनहांस्ड दिमाग में बात की। जैसे ही हवा ने जोर पकड़ना शुरू किया, उसके बालों का किनारा एक झटके में उछल गया और उसका माइक्रोफाइबर गोल्फ टॉप तेजी से बहने वाली धारा में लहरों की तरह उछल पड़ा। गोल्फ क्लब उसे स्वाभाविक लगा क्योंकि उसने अपनी उंगलियों को बंद करके अपने हाथों को पकड़ के चारों ओर बंद कर दिया था। उसने बहुत दूर छेद को देखा, झंडा उग्र रूप से लहरा रहा था। उन्होंने हवा की जांच की, फिर गेंद पर अपनी नजर रखते हुए उन्होंने अपने क्लब को वापस उठाया, इससे पहले कि यह गेंद के साथ साफ संपर्क बनाने के लिए एक चिकनी चाप में नीचे आए। उन्होंने अपनी मुद्रा को पकड़ लिया क्योंकि उनका वजन उनके फॉलो थ्रू में उनके प्रमुख पैर में स्थानांतरित हो गया। शॉट पर उनका पूरा नियंत्रण था। पिंग! उनके क्लब की सरासर गति ने सफेद गेंद को एक बड़ी दूरी पर ले लिया, फेयरवे पर सुंदर रूप से नौकायन किया और अपने इच्छित लक्ष्य की ओर ऊंचा था। यह रेत के बंकर से बाल बाल बच गया क्योंकि यह उछल गया और एक बार हरे रंग पर उतर गया। यह सब इतना चुपचाप और अप्रत्याशित रूप से हुआ लेकिन बेहद साफ। गेंद गति के साथ लुढ़क गई और सभी के आश्चर्य के लिए यह छेद में गिर गई। यह एक में एक छेद था। कैडी स्तब्ध रह गया, उसका जबड़ा शुद्ध अविश्वास में गिर गया। ग्राउंड स्टाफ ने उनका साथ दिया, जो स्ट्रोक के दुस्साहस पर आश्चर्य की भावना से भरे हुए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लो क्यूई ने अपनी आंखें रगड़ी, बेहिचक उत्तेजना के साथ चिल्लाया। वह खेल को नहीं समझती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसने कुछ शानदार किया है। उसने कहा, यह अंदर है। बिग बॉस ने गेंद को सिर्फ एक स्विंग के साथ छेद में भेज दिया था। जू गुआनसोंग उसके बगल में खड़ा, अनजाने में कई बार टूट गया। जो कुछ भी हुआ था उसे पचाने में असमर्थ था। झांग होंगड़ा और फांग चांगले दोनों जमे हुए खड़े थे। उनके चेहरे पर हाल ही में जो मुस्कान थी वह पूरी तरह से गायब हो गई। उनके दिमाग में वे एक ही बात कह रहे थे, क्या बात है। हालांकि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। एक कदम तोड़े बिना जियाओ लो पहले से ही अगले छेद के रास्ते पर था। बैकस्विंग, डाउनस्विंग, संपर्क, फॉलो थ्रू, टन। वहां भी वही हुआ, एक में एक और छेद, एक गोली, एक छेद। रास्ते से नीचे जाते हुए वह अगले छेद को पार करने के लिए आगे बढ़ा, फिर अगले छेद पर और अगले, बार बार। उन्होंने इसे इतना आसान बना दिया कि ऐसा लग रहा था कि उन्हें गेंद को देखने की भी जरूरत नहीं है। लो क्यूई अब उन्मादी था और चिल्लाना बंद नहीं कर सका। छेद में दूसरी गेंद, छेद में तीसरी गेंद, चौथी गेंद अभी भी छेद में है। हे भगवान, बिग बॉस सुपर कूल है। पाठ्यक्रम में हर कोई आश्चर्यचकित था और उनकी आंखें और मुंह विस्मय से खुले थे। दूसरी ओर झांग होंगड़ा और फांग चांगले, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ 10 बिल्ली के शर्टी का सेवन किया था। हर शॉट में जियाओ लो ने उनके दिलों को गंभीर रूप से धड़काया। जब शियाओ लो ने एक में अपना 5वां छेद किया तो चाय का कप झांग होंगड़ा के हाथ से फिसल गया, जिससे गर्म चाय पूरे फर्श पर फैल गई। कोई भी यह नहीं बता सकता था कि क्या यह चाय के कप के टूटने की आवाज थी जिसने फांग चांगले को चौंका दिया, लेकिन उसका पाइप उसके मुंह से फिसल गया और लगभग एक साथ जमीन पर गिर गया। लगातार 5 गेंद और सभी इक्के। क्या यह भी संभव था? यह असंभव था, जैसा कि सामान्य ज्ञान तय करेगा। हालांकि असंभव हो गया और यह हर किसी की आंखों के सामने हुआ। क्या उनकी आंखें उन पर चाले चल रही थी? क्या यह गोल्फ का एक मदर्फ गेम भी था? यह कैसे संभव था कि वह गेंद को लगभग 300 मीटर दूर एक छेद में उतार सकता था,
जो सिर्फ 40 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाली एक छोटी गोल्फ गेंद से टकरा सकता था। यहाँ तक कि खेल का मास्टर भी इस तरह के कौशल की बराबरी नहीं कर सकता था। निश्चित रूप से, उन्होंने कहा, सभी 5 गेंदें, वे सभी एक में छेद थे। जू गुआनसोंग अभी भी शियाओ लो की वापसी से उबर रहे थे। उस समय यह उसके लिए असली लग रहा था। हाँ, वे सब अंदर थे। बिग बॉस बहुत अच्छा है, हा। लो क्यूई बहुत रोमांचित था, चारों ओर घूम रहा था जैसे कि वह था जिसने सभी 5 गेंदों को पकड़ लिया था। उसके दिल में जियाओ लो एक सुपर शांत दोस्त था। जियाओ लो ने कैडी की पीठ के पीछे चिपके बैग में क्लब को वापस कर दिया। इसके बाद वह पीछे मुड़ा और झांग होंगड़ा और फांग चांगलेई की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर एक व्यापक मुस्कान थी। सबकी निगाहें उस पर थी। उसने हर किसी की कल्पना को पकड़ लिया। एक आदमी का एक लंबा पहाड़, पाठ्यक्रम में मौजूद हर किसी के दिमाग में। वह जहां भी गया, आंखें पीछे पीछे चलने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने एक कुर्सी खींची और झांग होंगड़ा के सामने बैठ गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, अध्यक्ष झांग, क्या हम अभी भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? झांग होंगड़ा और फांग चांगलेई चुप रहे, शायद शब्दों के नुकसान पर। लेकिन उनके चेहरों ने एक कहानी बताई। ऐसा लगता था, अभी भी प्रतिस्पर्धा? आप पहले ही सभी 5 सिक्के मार चुके थे, प्रतिस्पर्धा जारी रखने का क्या मतलब था? वे पूरी तरह से कुचल दिए गए थे और जीतने का कोई मौका खो चुके थे। लंबे समय तक जियाओ लो को चुपचाप घूरते हुए झांग होंगड़ा ने आखिरकार हार मान ली और घोषणा की। मैं हार मान लेता हूँ, उन्होंने हल्के चेहरे के साथ कहा। तुम छोटे हो, क्या तुमने गूंगा खेल खेला और जानबूझकर मुझे इसमें धोखा दिया? अपना धैर्य खोते हुए फेंग चांगले उठ खड़ा हुआ। जियाओ लो पर अपशब्दों का प्रचुर प्रवाह उगल रहा था। यह पूरी तरह से रन ऑफ प्ले के खिलाफ था। न केवल उन्होंने अब फुके समूह से 8 मिलियन ऑर्डर खो दिया था, बल्कि उन्होंने जियाओ के साथ 5 मिलियन साइड दाव भी खो दिया था। यह सहन करने के लिए बहुत ज्यादा था। तुम मेरे द्वारा सेट किए गए जाल में गिर गए, और यह केवल यह दर्शाता है कि तुम सुअर की तरह गूंगा हो। बिना किसी विनम्रता के जियाओ लो ने मेज पर 5 मिलियन ले लिए और इसे अपनी जेब में रख दिया। वह फुक समूह से निपटने के लिए यहाँ था, लेकिन जैसा कि प्रोविडेंस के पास होगा, वह अब उम्मीद से कहीं अधिक के साथ जा रहा था। फांग चंगलेई का मुंह थोड़ा सा हिलने लगा, उसका चेहरा काला था और वह अपने दांतों को इतनी जोर से पीस रहा था, इससे एक सुनाई देने वाली डरावनी आवाज आ रही थी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, शियाओ लो ने ताना मारा और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी के दुर्जय भविष्य के बिग बॉस 5 मिलियन खोने का जोखिम नहीं उठा सकते? तुम। फांग चांगलेई के भीतर बेलगाम गुस्सा भड़क उठा, जिससे वह लगभग खून उगलने लगा। इस बिंदु पर झांग होंगड़ा खड़े हो गए और फांग चांगलेई को गहराई से झुकाया। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, भाई फैंग, मुझे इसके लिए बहुत खेद है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह से होगा। मुझे इस साल के आदेश के लिए बहुत खेद है। उनके चेहरे पर हार का दर्द था, ठीक वैसे ही जैसे कोई मुर्गा लड़ाई हार गया था। यह एक बार भी उनके साथ नहीं हुआ कि जियो लुओ, जिनके पास गोल्फ खेलने में ऐसी प्रतिभा है, अगर उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा होता, तो वह हर उस व्यक्ति को थप्पड़ मारते जो यह कहने की हिम्मत करता था कि उसने लगातार 1 में 5 छेद किए हैं। फेंग चंगलिक ने अनजाने में अपनी मुट्ठी को दबा लिया। उसने आज से पहले कभी भी इस पीड़ा को महसूस नहीं किया था। जिस तरह से खेल चल रहा था, उसे यकीन था कि झांग होंगड़ा एक ही झटके में लुओ की कार्यशाला का अधिग्रहण कर लेगा। लेकिन परिणाम अप्रत्याशित था। वह अभी भी परेशानी पैदा करने के तरीके ढूंढ सकता था अगर यह नहीं हुआ था, अनगिनत गवाहों और वीडियो रिकॉर्डिंग को देखते हुए। यह सोचने के लिए कि वह इस मूर्खता के पीछे साधन था, झांग होंगड़ा को जियाओ लुओ के खिलाफ अपने आदेशों को दांव पर लगाने के लिए राजी करना। उसने गुस्से और क्रूरता से मेज पर दस्तक दी और उसने जियाओ लुओ से कहा, मैंने जो कुछ भी खो दिया है उसे मैं वापस ले लूंगा, दोगुनी राशि। हम देखेंगे। इसके साथ वह ग्रंथ गया और अपने लोगों के समूह के साथ चला गया। वह इतना क्रोधित था कि वह चलते समय कसम खा रहा था।
एक सफल कंपनी के अध्यक्ष के रूप में गरिमा की कोई भी भावना दांव के साथ खो गई। अध्यक्ष झांग, हमें आदेशों के बारे में विस्तार से बात करनी चाहिए, जियाओ लुओ ने झांग होंगड़ा की ओर मुस्कुराते हुए कहा। झांग होंगड़ा ने एक विडंबनापूर्ण मुस्कान पहनी, अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश की। किसी को भी देखने के लिए वह लगभग डरावना लग रहा था। उन्होंने हमेशा जियाओ लुओ को हेय दृष्टि से देखा था, उन्हें एक युवा और अनुभवहीन बच्चे के रूप में देखा था, बस व्यापार की दुनिया में अपना रास्ता खोज रहे थे। उन्होंने इसकी इतनी भारी कीमत चुकाई थी। उन्होंने कहा, आपने सभी 5 गेंदों पर कैसी बल्लेबाजी की? वह शियाओ लुओ के अविश्वसनीय प्रदर्शन पर उंगली नहीं उठा सके। भाग्य का सवाल ही नहीं था, लेकिन अगर कौशल कारक था तो वह जल्दी से टाइगर वुड्स जैसे खिलाड़ियों का सामना कर सकता था। एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करें और मैं आपको बताऊंगा, जियाओ लुओ ने एक गूढ़ मुस्कान के साथ कहा।